अस्सलामुअलैकुम, नया दिन में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलाम। आपको अफसोसनाक खबर देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से हम कर रहे हैं। घोटकी से खबर है। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब दो मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकराई हैं। ये मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से सामने आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 36 हो गई है। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि इमदादी ट्रेन जाए हादसा पर पहुंच चुकी है। हादसे में 50 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि हादसा रात 3:30 बजे के बाद यानी 3:55 के करीब पेश आया। लगभग अब 5 घंटे हो चुके हैं और रेती रेलवे स्टेशन सिंध पंजाब सरहद के दरमियान वाक़ है। इस सरहद पर वाक़ है। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि अफसोसनाक हादसा पेश आया है, आपको उससे मुतालिक अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं गुजरती सूरत हाल से, क्योंकि एक एक लम्हा यकीनन जो उनके प्यारे हैं उनके लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। जो इस ट्रेन में सवार थे, इमरान आसिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया, इनसे मज़ीद बात करेंगे। इमरान, अभी की अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अभी की अपडेट ये है कि जो 4.5 घंटे पहले जो रोडी से रिलीफ ट्रेन निकली थी यहाँ पर जो हैवी मशीनरी के साथ, वो अब सामने आती दिखाई दे रही है। अब से जो है तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे तक जो है वो बाकायदा से ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो शुरू कर दिया जाएगा, जो पिछले तकरीबन 4-4.5 घंटे से सुस्त रवि का शिकार था। इसी वजह से जो है वो हलाकतों में भी मुसलसल इजाफा होता गया और जख्मी भी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। अब जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर जाए हादसा पे जो है वो तिब्बी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में DHQ मीरपुर माथेलो और उबाड़ो के अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। जो यहाँ पर शदीद जख्मी अफराद हैं उन्हें यहीं से जो है वो सखर के और रहीमिया खान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जिला इंतजामिया, पाक आर्मी और पाक रेंजर्स, सिविल डिफेंस और दीगर जो महकमे हैं उनके जो एहलकारान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो है वो 2 से 3 ऐसी बोगियां हैं जो एक दूसरे के अंदर धंसी हुई हैं और जिनमें जो है वो जख्मी अभी तक मौजूद हैं, जो अपने बचाने के लिए वो चीखो पुकारा और आओ पका कर रहे हैं। लेकिन जो है मुसलसल रेलवे इंतजामिया की जानिब से ताखीर जो है, ट्रेन का ना पहुंचना, कीमती जानों के जो ज़िया है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इमरान ये भी बताएगा कि जिससे आपने कहा रेलवे हुकाम जो है वो ताखीर से रिस्पॉन्ड कर पाए हैं, तो कौन सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा इमदादी कार्रवाइयों के लिए? जी, इमदादी कार्रवाइयों के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मकामी अफराद पहुंचे थे। जो ही ट्रेन का हादसा हुआ उसके बाद जो करीबी आबादियाँ थी वहाँ से मकामी अफराद पहुंचे और उसी 2 ट्रेनें थी, सर सैयद और मिल्लत। इसमें जो महफूज रहने वाले जो खुशकिस्मत मुसाफिर थे उनकी जानिब से और मकामी अफराद की जानिब से जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया था और जो जख्मी होने वाले अफराद थे उन्हें वहाँ पर निकाला गया। और इमरान, जो आप बात कर रहे हैं इस पर कुछ मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर पे बाकायदा कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो पहुँचे और उन्होंने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। इससे मुतालिक भी बताएगा, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया? ठीक है इमरान, अगर आप सुन पा रहे हैं, एक तो मैं ये कुछ मनाजिर भी दिखा रहा था तो मैं चाह रहा था कि इस पर भी बात करते, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये ML1 यानी मेन लाइन 1 ये ट्रैक है जिससे मुताल्लिक हम अक्सर ये बात भी करते हैं इसको अपग्रेड करना है, इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं, बहुत से ऐसे मकाम हैं जहाँ पर इस पर काम होना है, कहीं पर नया ट्रैक डलना है, कहीं पर इसे बेहतर करना है। तो मुझे बताइएगा जो बोगियाँ उतरी, क्या इसकी वजह ट्रैक की ख़राबी थी? ट्रैक पुराना हो चुका है, खस्ता हो चुका है, इस पर उस तरीके से काम हुआ नहीं जिस तरीके से होना चाहिए? जी बिल्कुल, जो बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं, क्योंकि ये हादसा जो है वो इस तरह से पेश आया है कि एक ट्रेन की ऑलरेडी बोगियां जो है वो ट्रैक से उतर गई थी और मुखालिफ से आने वाली दूसरी ट्रेन जो है उनके साथ टकरा गई, जिससे जो है ये दो ट्रेनों का हादसा हो गया, ट्रेनें आपस में टकरा गई। ठीक है, लेकिन अभी मेरा सवाल वहीं का वहीं है इमरान, कि ये बोगियां कैसे उतरी, कि ये गफलत किसकी थी? साथ रहेगा इमरान आसिफ, आप हमारे अपडेट करें इस वक्त स्पॉट से कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। इस वक्त भी इमदादी काम जो है वो जारी है। बहुत से ऐसे मुसाफिर जो कि ज़ख्मी हैं और
उन बोगियों में फंसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन के करीब ये जो दो मुसाफिर ट्रेन टकराई हैं, कराची से सरगोदा जाने वाली मिलत एक्सप्रेस, इसकी 4 बोगियां पहले पटरी से उतर दी और हादसे का शिकार मिलत एक्सप्रेस की जो बोगियों से सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो टकराई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 36 हो चुकी है। जब हम बात करते हैं एनी शाहिदीन की, एक ऐसा शख्स जिसकी फैमिली भी साथ मौजूद थी और इस हादसे का वो शिकार हुई, उनके फैमिली मेम्बर्स, बेटी थी, उनकी अहलिया थी और दोस्त उनके थे जो कि जाम बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान में ट्रेन का। अगर हम 2019 की बात कर लें तो 2019 तो ट्रेन हादसात से मुताल्लिक ऐसा भरा हुआ है ये साल पाकिस्तान की तारीख का कि हम जब भी देखते हैं अफसोस के साथ कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, कोई कारकर्दगी नहीं हुई। और अगर मैं 2020 की बात करूं तो 3 जुलाई 2020 का वो वाक़या हमें याद है जब शेखुपुरा में 19 अफराद ट्रेन हादसे में हलाक हुए। कभी फाटक का ना होना, कभी जो है वो सही तरह से ट्रैक्स का ना बनना, फिर बोगियों का उतर जाना और फिर जो रात का वक्त है उसमें हम देखते हैं कि अक्सर जगहों पर लाइट्स नहीं होती। ट्रेन में सवार शख्स ने मज़ीद क्या बताया है, उस एनी शाहिदीन का क्या कहना था, वो ज़रा आपको सुनवा देते हैं। 3:30 बजे पता नहीं चला, अचानक जो है ना एकदम जो है ना क़यामत बर्पा हो गई। तो सारे जख्मी चीखो पुकार था सारा। एक दफ़ा लगी है, दूसरी दफ़ा फिर डब्बे को दोबारा फिर उल्टा के एक साइड पर फेंक दिया। चीखो पुकार था। हम अपनी मदद आपके तरह लोगों को निकाला, डेड बॉडियाँ निकाली, जो जख्मी लोग थे उनको निकाला और बाहर महफूज लेके आए। इंतजामिया तकरीबन घंटा डेढ़ बाद पहुँची, लोग जो वहाँ के लोकल लोग थे वही पहुँचे। तो जो अफसोस इन शख्स के चेहरे पे है, यकीनन उस अफसोस को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ना जाने कितने ख़ानदान जो कि इस ट्रेन में सवार थे। और जब ये बदकिस्मत हादसा हुआ तो ज़्यादातर मुसाफिर जो हैं वो सो रहे थे क्योंकि जो वक्त हम आपको बता रहे 3:55 का वो वक्त था जब ये ट्रेनें आपस में टकराईं। एक ट्रेन की बोगियाँ उतरी और दूसरी ट्रेन जो सामने से आ रही थी वो उससे टकराई है। तो ये बदकिस्मत हादसा पेश आया है। जब हम पाकिस्तान के रेलवे की बात करते हैं और उस तारीख का हम जिक्र करते हैं तो यकीनन कुछ अच्छी तारीख नहीं है, कुछ अच्छे लम्हात हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते क्योंकि हम हर साल हादसा देखते हैं। और महक सिर्फ अगर इस स्पॉट की या इसके आसपास के इलाकों की हम बात करें, सखर से रहीम यार खान, इसके दरमियान का जो ये रेलवे ट्रैक है इसे वाकई खौफनाक समझा जाता है। माजी में पाकिस्तान में होने वाले रेलवे हादसात पर निगाह डालेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ट्रेन हादसात की नाक तारीख। पाकिस्तान रेलवेज के लिए साल 2019 निहायत मुश्किल तरीन गुजरा। मुल्क भर में 100 से जायद हादसात में सैकड़ों अफराद जान से हाथ धो बैठे। इन हादसात में अक्टूबर में रहीम यार खान के करीब तेज गाम ट्रेन में होलनाक आतिश ज़दगी का सानहा भी शामिल है जिसमें 70 से जायद अफराद लुकमे अजल बने। 11 जुलाई 2019 सादकाबाद में वल्हार स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। 23 मुसाफिर जाँ बहक, 85 जख्मी हुए। 29 फरवरी 2020 रोडी के करीब मुसाफिर कोच तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गई। 19 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हुए। हादसा फाटक खुला रहने की वजह से पेश आया। 3 जुलाई 2020 शेखुपुरा के करीब ट्रेन हादसे में कम से कम 22 अफराद लुकमे अजल बने जिनमें से 21 का ताल्लुक पेशावर की सिख बरादरी से था। आतिश ज़दगी, शॉर्ट सर्किट, ट्रेनों के टकराने और पटरी से उतरने के पे दर पे वाक़यात महकमा रेलवे के महफूज सफर के दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इतने हादसात हम देखते आए हैं कि माजी में होते आए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कितना काम हुआ है तो ये बड़ा अहम सवाल होता है कि हादसात से बचने के लिए कितना काम हुआ है, क्योंकि इस ट्रैक को अपग्रेड करना एक मामला है, दूसरा सिस्टम को बेहतर करना दूसरा मामला है। जब हम देखते हैं अनमैन्ड फाटक, ज़ाहिर ये भी हमने बढ़ाने हैं, ये हमने कम करने हैं। मैंड फाटक जो हैं वो होने चाहिए और ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी जगह पर जहाँ पर क्रॉसिंग इस तरीके से हो रही होती है, यानी मैं इस हादसे के अलावा की बात कर रहा हूँ कि जब फाटक नहीं होता तब भी हादसा हो जाता है और ऐसे में बहुत सी कीमती जानों का ज़िया होता है। अगर हम सिर्फ इस हादसे की बात करें, 2 ट्रेन्स, उसमें मौजूद मुसाफिर, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो जब सो रहे हैं तो ये अलमनाक हादसा हो जाएगा।
एक ट्रेन गुजरती है, बोगियाँ डीरेल होती हैं और चंद लम्हात बाद दूसरी समत से आने वाली ट्रेन टकरा जाती है और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया होता है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 36 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं और सैकड़ों हैं जो कि ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इमदादी कार्रवाइयाँ इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि इस वक्त भी, यानी जैसा महक आपने बताया कि 3:55 पर यह हादसा होता है, अब 9:15 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल नहीं हुई हैं। अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, फंसे में चीखे मार रहे हैं। और यकीनन जो लोग बाहर हैं या जिनके प्यारे बाहर आ चुके हैं और उनके प्यारे अंदर हैं, तो देखिए उनके लिए किस तरह का ये वक्त होगा कि उनकी यकीनन जान जो है वो उनकी हथेली पे होगी। जब हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन के इंतज़ामात की, तो रेलवे स्टेशन के इंतज़ामात जैसा कि शुएब भी जिक्र कर रहे हैं वो नहीं होते जो कि पाकिस्तान में होने चाहिए। इस ज़रिए को, सफ़र के ज़रिए को इतना सेफ बनाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सवाल किया जाता है तो वो जवाब नहीं होता, वो तसल्ली बख्श जवाब, और अगर जवाब मिल भी जाता है तो अनफॉर्चुनेटली काम नहीं होता। काम करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्यारे इस ट्रेन में सवार थे, ये हम समेत आप सब जो हमें देख रहे हैं कैमरे के उस पार, यकीनन हमारी फैमिली में से भी कोई हो सकता था। इसलिए बार बार इस पे बात करना, बार बार सवाल उठाना इस पे बेहद ज़रूरी है। उनको मालूम नहीं था कि वो जो सो रहे हैं उनकी ये ऐसी नींद है कि ये अब्दी नींद में तब्दील हो जाएगी। यकीनन जो लोग यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो उन्हें सलाम करना चाहिए कि जब ये हादसा हुआ, अफसोसनाक हादसा हुआ, तो वो वहाँ पर पहुँचे। इंतज़ामिया की गफलत के अभी तक इमदादी काम उस तरीके से शुरू नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। जब ऐसा हादसा होता है, सबको मालूम है, बोगियों को काटा जाता है, फिर उसमें से लोगों को निकाला जाता है। 3:55 पे ऐसा हादसा होना और अब 9 से ऊपर का वक्त हो गया और अभी तक लोगों को मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पे वो इमदादी तिब्बी इमदाद नहीं दी गई जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। जब इंतज़ामिया पे सवाल उठता है तो इंतज़ामिया जवाब देने से हमें कासिर नज़र आती है। इसमें रेलवे हुकाम और उसके साथ ही साथ जो लोग इन चीज़ों को मैनेज करते हैं उनकी कारकर्दगी पे भी सवाल उठता है। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि खुले फाटक, उसके बाद अच्छा इंतज़ाम ना होना, उसके बाद बोगियों का ट्रैक से उतर जाना, ट्रैक की सही देखभाल ना होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस तरह के हादसात का सबब बनती हैं। लेकिन वक्ती अफसोस, वक्ती बात करना और ये कह देना कि आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे, यकीनन ये सब चीज़ें वक्ती तौर पे तो अच्छी लगती हैं, ये तसल्लियाँ वक्ती तौर पे अच्छी लगती हैं, लेकिन जिनके प्यारे चले गए हैं उनको ये तसल्लियाँ नहीं चाहिए। बेशक उनको ये तसल्ली नहीं चाहिए। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, ये बात हम ज़रूर करते हैं कि कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, सिस्टम ऐसा बेहतर हो जाए कि आइंदा हमें ये ख़बर ना करनी पड़े, आइंदा ऐसी बात ना करनी पड़े, आइंदा ऐसे मनाजर ना देखने पड़े। हमने जलती हुई ट्रेन भी देखी, हमने बोगियाँ डीरेल होते भी देखी, हमने ट्रेन टकराते भी देखी, हमने अपने प्यारों को इस दुनिया से इसी तरह जाते हुए देखा। यानी हादसा हो जाता है, हमारे प्यारे हमें छोड़ के चले जाते हैं। ये चंद लम्हात बड़े कठिन लम्हात जो कि ज़ाहिर है इस वक्त भी हम जब बात करें तो वहाँ पर बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जो अभी तक उन बोगियों में फंसे हैं, वो अभी तक चीख रहे हैं, उनकी आहो पुकार जारी है। वो इंतज़ार किसका कर रहे हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ होंगी, वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई आएगा रेस्क्यू करेगा, वो इंतज़ार करें कि हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलवे हुकाम हो, इंतज़ामिया वो आएँ और जल्दी से उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करें और इन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए। क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा हलाकतों में इजाफा होता चला जाएगा। जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनके अगर ज़ख्मों की नौयत की हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो तशवीशनाक हालत में इस वक्त भी उन बोगियों में मौजूद हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि आए और उनको रेस्क्यू करें। ऐसे में जब रेस्क्यू का अमल सुस्त हो तो यकीन जानिए उम्मीद दम तोड़ जाती है। ये उम्मीद दम तोड़ जाना ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये बहुत तकलीफ़देह मनाज़र हैं, ये बहुत तकलीफ़देह लम्हात हैं और ये सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो या तो इस वक्त उस ट्रेन के अंदर है या वो जिसका अपना प्यारा उस ट्रेन के अंदर है। आज बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जब सुबह उठ के टीवी लगा के देख रहे होंगे ये ख़बर तो वो सोच रहे होंगे कि अच्छा हमारा प्यारा भी तो आज आ रहा था, कहीं वो भी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। पूरे के पूरे ख़ानदान आज ज़ाहिर है जिसका अपना प्यारा अपना कोई इसमें है वो इस वक्त तकलीफ में। नाजिया जबीन इस वक्त तर्जुमान रेलवे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाजिया थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं आप लोग अब तक ये हादसे से मुताल्लिक? जी ये हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया और इसकी जो इब्तदाई जो रिलीफ पाकिस्तान रेलवे और मकामी इंतजामिया के हेल्थ से, पुलिस से, इसमें काफ़ी हद तक काम किया जा चुका है और जो हैवी मशीनरी है वो भी चंद मिनट तक वहाँ पर पहुँच जाएगी।
अच्छा नाजिया, जब हमारे रिपोर्टर्स जो कि वहाँ पर मौजूद हैं जाए वकूआ पर, वो हमें बता रहे कि इमदादी जो काम है वो उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। इस ताख़ीरी की वजह बता सकती है? रात के वक्त होना एक वाक़े का, और फिर अब सुबह हम देख रहे हैं लगभग 5 घंटे तो हो चुके हैं, ताख़ीरी सामने है, वजह क्या है? जी, इसमें ताख़ीर तो नहीं, जो इब्तदाई रिलीफ थी वो उसी वक्त स्टार्ट कर दी गई थी 1 घंटे के अंदर अंदर। जो हैवी मशीनरी है उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसको भी रिलीफ मोड में लाना पड़ता है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम दरकार होता है। लेकिन तो उसमें भी वो जल्दी चंद मिनट में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे भी काम शुरू हो जाए। अच्छा नाजिया, 5 घंटे बाद भी अगर हम ये बात करें कि हैवी मशीनरी भी पहुंचेगी, तो आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से? पहुंच चुकी, मैंने ये नहीं कहा कि पहुंच जाएगी, पहुंच चुकी है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो हादसा पेश आया, क्या इसकी डिटेल्स इस तरीके से आई हैं कि बोगियाँ डीरेल कैसे हुई, क्या ये ट्रैक खस्ता हाल है, क्या मामला है यहाँ पर? जी, इसमें कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन अभी मैं फिलहाल कोई सत्य तौर पर नहीं बता सकती कि किस वजह से हुआ। उसमें तहकीकात की जाएंगी, हमारी सीनियर अफसरान की कमेटी करेगी, तो फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन नाजिया, ये हादसा होने के बाद की तहकीकात अपनी जगह, लेकिन पहले भी तो हादसा होते रहे हैं इस स्पॉट पर ना सही, इसके आसपास ही सही, और इससे मुतालिक कहा जाता है ये सक्खर टू रहीम यार खान ये ट्रैक ख़तरनाक है, तो क्या इससे मुतालिक काम नहीं हो रहा? जी, काम बिल्कुल जारी है और उससे होता है वक्तन फवक्तन पहले भी, लेकिन इस हादसे की वजह मैं अभी ये ट्रैक या जो भी है अभी बता नहीं सकती। लेकिन क्या आप ये बता सकती हैं मुझे कि ये ट्रैक लास्ट टाइम कब चेक हुआ, कब अपग्रेड हुआ? क्योंकि ML1 के अपग्रेडेशन का काम तो जारी है। जी नाजिया, आपको आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई कर दिया, क्योंकि ये एक सवाल है, अवामी सवाल है, और ये पूछना बार बार इसलिए ज़रूरी है हुकाम से, ताकि पता चल सके कि जब बात की जाती है कि फ़लानी चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो जनाब होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता? जब सवाल किया जाता है तो फिर इस तरह से लाइन ड्रॉप कर दी जाती है। जो लोग देख रहे हैं, ये जिनके प्यारे इन बोगियों में मौजूद हैं, यकीनन उनके लिए बड़े तकलीफ़ दे लम्हात है, और हमारी दुआ यही है कि जल्द अज जल्द जो लोग बोगियों में फंसे हुए हैं और चीख रहे हैं, चीखो पुकार उनकी जारी है, आहो बुका उनकी सुनी जा रही है, उनको निकाला जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, और चूंकि मैं बार बार फोकस ML1 के अपग्रेडेशन पर इसलिए कर रहा हूँ चूंकि जब ये ऐलान हुआ था कि ML1 अपग्रेड होना है, तो हमने उस पर डिटेल काम किया था कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं, कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर ये काम होना है, तो काम कितना हुआ, आज सवाल उठेंगे, क्योंकि जब हादसा होता है तो सवाल उठते हैं। एनीवेज जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति साहब को जाए हादसा पर पहुँचने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए, हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रेलवे सेफ्टी में खराबियों पर जामे तहकीकात का हुक्म दिया है। ये हमेशा से शायद ऐसा ही होता है कि हादसा होता है, उसके बाद इस तरह के हुक्म सामने आते हैं, पहले सिस्टम बेहतर क्यों नहीं होता? आज़म स्वाति साहब को हिदायत तो दी गई हैं कि आप वहाँ पे पहुँचें, लेकिन आज़म स्वाति साहब कहाँ हैं? चूँकि हम भी काफ़ी देर से ट्राई करेंगे उनसे बात कर पाएँ और पूछ पाएँ कि ये मामलात कैसे हैं। और तर्जुमान रेलवे से जब हमने सवाल करने की कोशिश की, आई डोंट नो वो लाइन ड्रॉप हो गई या कर दी गई, क्योंकि सवाल सिर्फ यह है कि ML1 की अपग्रेडेशन पर काम कितना हुआ है, क्योंकि जब सिस्टम बेहतर होता है तो हादसा कम होते हैं, लेकिन अलमिया यह कि यहाँ पे हादसात में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर हर साल हादसात होते हैं, लेकिन तहकीकात, कमेटियाँ, जामे रिपोर्ट हम इससे आगे बढ़ नहीं पाते। जो अमली तौर पर काम करना है, जब तक वो होगा नहीं तब तक हादसात कम होंगे नहीं। बिल्कुल, और जब हादसात कम नहीं होंगे तो बार बार सवाल होंगे, जब सवाल होगा तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जैसा कि खान साहब की हिदायत और समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर अफसोस का इजहार किया और वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति को जाए हादसा पर पहुँचने की हिदायत की। लेकिन आप ये देखें कि अलमिया ये है कि जब हैवी मशीनरी लेट पहुंचेगी तो आज़म स्वाति साहब कैसे पहुंच जाएंगे वक्त पर? चलें जी, इससे मुताल्लिक़ तो जैसे अपडेट्स आएंगे हम नाज़रीन से शेयर करेंगे। ज़रा बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और एक और अहम मामला उसका जिक्र करते हैं। महकमा दाखिला सिंध, इसने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। पहले दुकानें 6 बजे तक खुल रही थी, अब 8 बजे तक खुलेंगी। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स अब आउटडोर सर्विस दे सकते हैं। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक टेक अवे सर्विस दे सकेंगे। 9th, 10th, 11th एंड 12th इस
इसकी क्लासेस जो हैं अब वो होंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़ज़ा में शादी की तक़रीब अब हो सकती हैं, लेकिन 150 से ज़्यादा मेहमान आप नहीं बुला सकते। बिल्कुल, इसकी इजाज़त नहीं होगी। और कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। नुमाइश के लिए एक्सपो हॉल्स पर पाबंदी जनाब बरकरार रहेगी। मज़ारों, सिनेमा, थिएटर और तमाम पार्क्स बंद रखने का फैसला किया गया है। जिम और इंडोर गेम्स पर भी पाबंदी रहेगी। कराची में जुम्मा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा, जो पहले होता था। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में पाबंदियां जून की तो बरकरार रहेंगी, यानी कुछ जगहों पर पाबंदियों में रिलीफ दे दी गई है। और सूबाई हुकूमत ने जो एक बड़ा काम किया है जिसे ताजिर बिरादरी को रिलीफ मिला है, वो है कि आज से यानी मंडे से बाजार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। दुकानों के तमाम स्टाफ को वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी और 15 दिन के बाद दुकानदार और दीगर अमले के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कह चुके हैं कि काम करना है तो जनाब वैक्सीन लगवानी होगी। क्या इस फैसले से ताजिर बिरादरी मुतमईन है और वो वैक्सीनेशन से मुतालिक क्या सोचते हैं? क्योंकि बड़े भाम पाए जाते थे। कितने फीसद ताजिर वैक्सीनेशन करा चुके हैं? इस समय दीगर मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गुपलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आपके चेहरे पे खुशी मुझे बता रही है कि जो ये फैसला आया उससे थोड़ी सी राहत मिली ज़रूर है। वैसे मिलनी तो चाहिए थी रमज़ान के एंड में। अच्छा, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब आपको आज एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा एहतजाज परसों का भी बच गया, क्योंकि परसों भी अनऑफिशियली तो इजाज़त मिल चुकी थी और रात को 8 बजे तक मार्केटें बंद हुई थी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सेटिस्फाइड विद दिस कि अब 8 बजे तक इजाज़त मिल गई, या अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं और बढ़ाया जाए? देखिए, मैंने आपको बताता चलूँ कि होलसेल मार्केट तो वैसे भी मगरिब से पहले बंद हो जाती है। ठीक है, असल मसला रहता है आपके मॉल्स का और रिटेल्स की जो शॉप्स हैं उनका। सही। तो 8 बजे तक का टाइम ऐसा है कि जिस पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब सर मुझे बताएं कि ये जो बात आप लोगों की मान ली गई, ज़ाहिर है आप लोग चाहे आप सड़कों पर निकलें चाहे ना निकलें, और आपकी बात मानी गई है, अब 8 बजे तक इजाज़त मिल गई है। अब आप भी सरकार की बात मान रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि 15 दिन का टाइम है, वैक्सीनेशन करवा लें, अब हम चेक करेंगे। देखिए, सरकार तो बादशाही दौर चल रहा है, बादशाह हैं जो दिल चाहे। लेकिन देखिए ना, आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं ना। मेरे को जवाब देने दें, मैं आपको बताऊँ, मैंने तो वैक्सीनेशन करा ली, ठीक है। आप पिछले तकरीबन 1 माह के अंदर पूरे कराची में 10 लाख लोगों के करीब लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं, और आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की 15 दिन के अंदर। अब आपने ये ताजिर फोकस किया जा रहा है ताजिरों को। नहीं सर, फोकस सबको किया जा रहा है सर, स्टार्टिंग विद देयर ओन एम्प्लॉइज। उन्होंने सबसे पहले उन पर लागू किया कि आप अगर नहीं कराएंगे वैक्सीनेशन तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसके बाद सर, उसके बाद प्राइवेट इदारे, कॉर्पोरेट्स, इवन समा टीवी, हमने भी अपने आप पे ही लाजिम किया कि अगर करवाएंगे नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अभी इस वक्त स्टार्ट में रश कम है और वैक्सीनेशन बड़े आराम से हो रही है। मैं बिल्कुल तो ताजिरों के पास कोई जवाब नहीं है। मैं बल्कि ये कहता हूँ, मैंने 15 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साउथ को लेटर भेजा है अपनी एसोसिएशन से कि हमारा ऑफिस मौजूद है, आप यहाँ पे अपना कैंप ऑफिस बनाए और हम यहाँ से इजीली लोगों को वैक्सीनेट करा लेंगे। इवन कि हम अपने लोगों को भी और सराउंडिंग की जो आबादी है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको भी हम इसको कवर करेंगे। और मेरी परसों जब मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब के साथ, तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ बात भी हुई है। कल असिस्टेंट कमिश्नर साउथ से हमारा रब्ता भी हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि हम 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह साउथ के अंदर टिम्बर मार्केट, चप्पल बाज़ार और गार्डन के अंदर ये 3 ऑफिस तो हम 2 से 3 दिन में खुलवा लेंगे, कैंप ऑफिस। और यहीं से हम अपने एम्प्लॉयज़ को, इवन के कस्टमर्स जो आएगा उनको भी हम ऑफर करेंगे, और साथ साथ सराउंडिंग जो सुबह है पूरा, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करेंगे, जो हमारा इस शहर में, इस मुल्क में जो हक है कि वैक्सीनेटेड तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो दुनिया में हम तो फिर पाबंदियां लगती जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और आज नहीं तो कल होना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सर मुझे तो आपकी बात से ये लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा ना कि हम तो करवाएंगे, कस्टमर को भी ऑफर करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि कस्टमर जो आएगा फिर आप लोग सवाल करेंगे भैया तुम जो चीज़ लेने हैं पहले दिखाओ वैक्सीनेशन कार्ड। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, हमें पूछना चाहिए और हमें इसकी अवेयरनेस, गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। लेकिन हम अपने तौर पे ज़रूर करेंगे, हम अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे। लेकिन अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में। वो कैसे? वो इसलिए कि वो कैंप ऑफिस कायम करे, जो कि हमारी वज़ारत सेहत की जो मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी गाड़ियाँ भी जो है वो लोगों के घरों में जाके भी
वैक्सीनेट बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे चलकर हम ये बात करेंगे कि सिंध हुकूमत कैसे इस वैक्सीनेशन कैंपेन को आगे लेकर चले, बिकॉज हमने इस पर एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है सर। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो कैंप ऑफिस की आप बात कर रहे हैं कि ये खुलना, और ज़रा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की है, लेकिन डिफरेंट एसोसिएशन अपने तौर पर इस मामले को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एसोसिएशन जब गैदर कर लेती हैं अपने सारे लोगों को कि हमें एहतजाज करेंगे, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि उनको ये मैसेज देना कि भैया जाओ वैक्सीनेशन करवा कर आओ। कितने ताजर इस वक्त कराची में है, अगर आपको फिगर है, और ताकि हम उससे अंदाजा लगा सकें कि 2 करोड़ तो नहीं है ना सर? 20 से 22 लाख देखिए शॉप्स हैं, ठीक है, और अगर आप उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 20 से 40 लाख ताजिर आपके इस शहर में मौजूद हैं। और फिर साथ में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप अगर देखने जाएं तो कम अज़ कम भी जो है 2 मिलियन के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में ताजिरों के पास काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि फिर ये जो 15 दिन का वक्त दिया गया ये कम है? बहुत कम है। कितना होना चाहिए? कम से कम भी 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। वैसे तो 60 डेज़ का इनको टाइम देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 15 डेज़ में फिर ये टाइम बढ़ाएंगे। लेकिन काम तो शुरू हो। तो ये जो 8 बजे तक खोलने की इजाज़त है, इससे मुतमईन है? बिल्कुल, देखिए ना होने से तो होना बेहतर है। और सबसे जो बड़ा मसला आ रहा था कि 5 बजे 6 बजे जो है आपके ऑफिस टाइमिंग भी ख़त्म हो रहे थे, तजारती मराकज़ की भी टाइम ख़त्म हो रहे थे, और आप ट्रैफिक का जो रश बढ़ता था तो लोग 2-2 ढाई घंटे में घरों पे पहुंच रहे थे। एक इशू ये भी था। दूसरा, 4 बजे के बाद हमारी ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए घर से निकलती हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ हैं, घर का सारा काम हमारी ख़वातीन खुद करती हैं। हर घर में मासी तो मौजूद नहीं है, तो हमारी जो औरतें वो उनके पास 2 घंटे का टाइम बचता था, वो भी शॉपिंग नहीं कर पाती थी। और बाद उनकी शिकायत ये आ रही थी कि ताजिरों का रवैया अच्छा नहीं है दुकानदारों का, क्योंकि वो दुकानदार हरी हरी में इनको बाहर निकालने की कोशिश करते थे और बोलते आपने लेना है तो लो वरना आप जाओ, क्यों टाइम शॉर्ट होता था। तो उसकी वजह से भी एक अजीब माहौल बना हुआ था। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह 8 बजे तक हम हर चीज़ अपनी मेंटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ चलती रहे कि 8 बजे से ज़्यादा जो मार्केट खुलें भी ना। मतलब आप इससे मुतमईन, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर सब लोगों का इत्तेफाक है, स्पेशली आप, क्योंकि आप जब हेड करते हैं चीज़ को तो लोगों को बाहर भी लेके निकलते हैं सड़कों पे कि आ जाए एहतजाज के लिए। ये भी अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन वाले मामले से मुत्तफिक है। देखिए वो होना पड़ेगा, जो हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ सिटीजन, और जो हमारी ज़रूरत है उसको हमने बिल्कुल फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर कोई नहीं करवाता तो आपकी नज़र में उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए सज़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हुकूमत की पॉलिसी है। एक शख्स मेरे अपने एक एसोसिएशन का मेंबर है, अब उसने मुझे ये बताया कि मुझे डबल एलर्जी है और मुझे डॉक्टर ने मना किया वैक्सीनेशन होने की, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। अब ऐसी किसी की मजबूरी होगी तो उसके लिए अब सरकार और जो हेल्थ के इदारे वही कुछ बता सकते हैं, उस पर मैं तो कोई राय नहीं दे सकता। ठीक है सर, चूंकि आपने कहा ना कि वक्त कम है, ताजर ज़्यादा हैं, तो सर मैं अगर आपकी इजाज़त से और आप उनके साथ मौजूद हैं, जब हम बात वैक्सीनेशन की कर रहे हैं और ऐसे में जब हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है ये एक्सपो सेंटर, और यहाँ पर तकरीबन 16,000 अफराद को डेली वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर की जब हम बात करते हैं, पहले यहाँ पर हो रहा था एक हॉल में वैक्सीनेशन हो रही थी, अब दूसरा हॉल भी आज से तैयार हो चुका है, शहरों के लिए खोल दिया गया है, और उम्मीद है कि तीसरा हॉल भी जल्द खुल जाएगा, क्योंकि हम तीसरे हॉल की भी विजिट करके आए थे, वहाँ पर भी जो है वो काम जो है वो जारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस वक्त कराची का कोई शहरी ना सिर्फ एक्सपो सेंटर बल्कि किसी और वैक्सीनेशन सेंटर में अगर जाएगा तो वैक्सीन लगवाए बगैर वापस नहीं आएगा। तो ठीक है, गोपरानी साहब की बात अपनी जगह के, वक्त ज़्यादा होना चाहिए, ताजर ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा सिस्टम कैसा है? सर मैं आपको भी दिखाता हूँ, नाजरीन को भी, कि कराची में अगर कोई भी इस वक्त वैक्सीन लगवाने जाएगा तो इंतजामात कितने अच्छे हैं। मैं खुद वहाँ पर गया, एक्सपो सेंटर, क्या मामलात, क्या इंतजामात, ज़रा देखिए। हम आ चुके हैं आज एक्सपो सेंटर कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। ये जो कतार मेरे साथ चल रही है, ये बेबी स्टेप्स लेते कराचीइट्स, ये स्टेप टूवर्ड्स वैक्सीनेशन है। हमारे अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि वैक्सीनेशन करवानी है और कोविड का जो फैलाव है उसे रोकना है, स्लो डाउन करना है। इस सेंटर में 24 आवर्स वैक्सीनेशन होती है। ये जो रश है ये बड़ा खुशाइंद है कि शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इंतजामात कैसे हैं, आज हम इसकी बात भी करेंगे। एक शहरी जब यहाँ पर आता है कितना इंतजार करना पड़ता है, कितना वक्त यहाँ पर लगता है, उसकी बात भी करेंगे। और चूंकि प्रेग्नेंट खवातीन और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, तो उससे मुतालिक सिंध हुकूमत क्या प्लान लेकर आई है, इसकी करेंगे बात। स्टे विद मी। एक तवील कतार है, लेकिन अब पहुंच चुके हैं उस गेट के पास जहां से एंटर हो जाएंगे इस हॉल में, और जहां पर हो रही है वैक्सीनेशन। इंतजार बाहर भी था, इंतजार अंदर भी है, लेकिन ये इंतजार करना जरूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हम आ चुके हैं एक्सपो सेंटर के इस हॉल के अंदर, और सबसे पहला जो ये पॉइंट है जहां पर लोग इन कुर्सियों पे विराजमान है, तो वाइटल्स चेक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना और बुखार है या नहीं, कुछ सवाल किए जाते हैं।
जो वाइटल्स चेक हो रहे हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पहला डेस्क है जहाँ पर जो भी शहरी आ रहे हैं आप उनके वाइटल्स चेक करते बताएंगे क्या क्या चेक किया जाता है? यहाँ पे इनका बीपी चेक किया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि आपको शुगर का या बीपी का कोई इशू तो नहीं है, ये सब इनसे पूछा जाता है। यहाँ पे बस बीपी चेक होता है। अच्छा, अगर बीपी ज़्यादा हो तो फिर क्या हो? तो फिर उनके वाइटल्स ने उनका वैक्सीन नहीं लगाते हैं। अच्छा, दिन में कितने ऐसे शहरी आते हैं जिनका बीपी ज़्यादा होता है और यहाँ से वापस चले जाते हैं वैक्सीन लगवाए बगैर? वापस तो नहीं जाते, इनका 60 तक होता है ना, 160 तक, तो उनको पानी पिलाते हैं, यहाँ पे बिठाते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। अगर सही होता है तो फिर कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कोई आया बुखार के साथ और कहा हो कि भाई आपको तो बुखार है, जाएं चेक करवा के, कहीं कोविड तो नहीं? नहीं, बुखार के साथ ऐसा कोई नहीं है। यानी यहाँ से किसी को आप वापस नहीं भेजते? नहीं। ठीक है जी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डॉक्टर ताहा भी साथ है, उनसे इससे मुतालिक ज़रा रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बड़ा अच्छा है इंतज़ाम कि आप तो लिख कर लगाया हुआ है कौन कौन सी वैक्सीन है और किसके लिए, तो थोड़ा नाज़रीन के लिए भी बता दें। ये साइनोवैक, साइनोफार्म, कैंसिनो बायो, एस्ट्राजेनेका किसके लिए है? अच्छा, जो हमारे पास एस्ट्राजेनेका है ना वो अबव 40 जो लोग हैं उनके लिए है, और जो हमारे पास कैंसाइनो है वो अबव 70, 50 टू 70 हम ओल्ड एजेस में लगा रहे हैं। ओल्ड एज ग्रुप जो पीपल है उनको बार बार नहीं आना पड़े सेंटर में, उनको तकलीफ़ ना हो इस वजह से। और हम साइनोवैक जो है वो तमाम एजेस में वैसे लग सकती है, लेकिन हम ज़्यादातर जवान लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि वो लगवा सकते हैं। अच्छा, साइनोफार्म जो है जिन लोगों को पहला डोज लग चुका है सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है और वो उन्हीं को लगेगी, उनको पहला डोज अब नहीं लग रहा किसी को नेगेटिव। अनदर डेस्क जहाँ पर आईडी कार्ड देखने के बाद आईडी कार्ड नंबर के अगेंस्ट एक स्लिप इशू होती है और फिर वो स्लिप अंदर दिखाकर वैक्सीन लगवाई जाती है। उस स्लिप पर बेसिकली लिखा होता है कि आईडी कार्ड नंबर, नाम, एज, कौन सी वैक्सीन लगनी है, फर्स्ट डोज है या कि सेकंड डोज है। तो लेकर चलते हैं आपको कि जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। हम आ चुके हैं एक क्यूबिकल के अंदर, खातून यहाँ पर मौजूद हैं फॉर द वैक्सीन, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा, आपको माशाल्लाह लग रही है कैंसाइनो, इसकी तो एक ही डोज है, 1 डोज वैक्सीन है ये जी। यानी ये तो बड़ा एक हुकूमत की तरफ से भी और इस सेंटर की तरफ से भी एक अच्छा कदम है कि दोबारा ना आना पड़े। जी हाँ। यहाँ आने से पहले मोहल्ले में, रिश्तेदार में किसी ने कोई कहा कि वैक्सीन लगवाने ना जाओ? नहीं, किसी ने नहीं कहा। यानी पहले दिन से आप इस बारे में मुतमईन थी कि वैक्सीन लगवानी है? बेशक जरूरी थी, मेरी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तबीयत अच्छी है? बिल्कुल ठीक है। लोगों को पैगाम देना चाहेंगे जो वैक्सीन से अभी भी घबराते हैं? नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, जब ये लगानी है तो लगानी है। अच्छा, हम आ चुके हैं कोल्ड चेन के अंदर। डॉक्टर सुहेल इज विद मी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ठंडा है ये। जी जनाब, बहुत ठंडा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सो मेनी रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या जितनी वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर इस सेंटर में अवेलेबल है उन सबको मेंटेन रखने के लिए एक ही टेम्परेचर? जी, एक्चुअली हमारे पास जो 4-5 किस्म की वैक्सीन आई हैं, साइनोफार्म है, साइनोवेक है, कैंसाइनो है, एस्ट्राजेनेका है, इन सब का एवरेजली 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। और वैक्सीन एफिकेसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो कोल्ड चेन मैनेजमेंट का होता है। अगर आपकी इसमें ज़रा सी गलती हुई तो आपकी एफिकेसी नहीं रहेगी। अच्छा, आपको टेम्परेचर से ज़्यादा वो चला गया, अगर 2 से 8 डिग्री या 9-10 डिग्री चला गया तो वो टेम्परेचर वैक्सीन एफिकेसी खत्म हो जाती है, क्रिटिकल लेवल कम हो जाता है। इसे हम खोल के देख सकते हैं? आप देख सकते हैं। वैसे हम इसको ओपन करें प्लीज़। तो जनाब ये एक्चुअली आप चेक करेंगे हाथ लगा के। ठीक है, तो वैक्सीन यहाँ पर जी। ये कौन सी सर? ये हमारी साइनोवैक है। ठीक है जी, ये हमारी आपके पास आएगी। कैंसाइनो है सिंगल डोज वाली, सिंगल डोज है कैंसाइनो। ओके, अच्छा, वी हैव एनफ स्टॉक। और इस हवाले से हम बार-बार इसको नहीं खोलते, अगर कोई मॉनिटरिंग भी आता भी तो वी हैव चेक द टेंपरेचर। बिल्कुल ठीक है, और ये इसको मॉनिटर किया जाता है हर आधे घंटे के बाद हम इसको मॉनिटर करते हैं ताकि वो कोल्ड चेन मेंटेन रहे। ठीक है, और ये सर जो भी स्टॉक ज़रा आपके पास आया वो आया यहाँ पर? जी जनाब। और यहाँ पर स्टोर करने के बाद फिर कैरियर बॉक्स में करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें 50 से 100 वैक्सीन आ सकती हैं। अच्छा, तो ये हर क्यूबिकल में लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें 50 से 100 आ सकती है। आप इस तरह से इसको खोलें तो ये एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, आपको दिखा दूं सर। इसमें लाइफ कितनी देर होती है? ये 4 से 5 घंटे हम इजीली अगर कैरियर कहीं ले भी जाएं तो वैक्सीन स्टोर रहती है, इंसुलेटेड रहती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सर कि इंटीरियर सिंध में जब दूर दराज इलाकों में ले जानी होगी वैक्सीन तो
हमारे पास सिस्टम अच्छा अवेलेबल हमने जहाँ जहाँ कोशिश ये की है कि जहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग EPS सेंटर्स हैं वो सोलराइज्ड हैं। अगर लाइट चली भी जाती है तो बैकअप सोलराइज हो जाए, और हम वहीं पे जा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग हमारे यूनिट्स हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन हमने किया है। जिस तरह हमारे पास अभी 350 सेंटर्स हैं पूरे सिंध में इस्टेब्लिश किए हैं। कराची में मोर देन 85-90 हो गए हैं सेंटर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1000 से ज़्यादा, मतलब एक्सेसिबिलिटी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए कि डोर स्टेप करीब हो ताकि हमारी कवरेज। ठीक है, अब तक पूरे सिंध में से कितने लोग वैक्सीनेट? अब तक हम 1.6 मिलियन। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुब्रो साहब साथ मौजूद हैं, मॉनिटर भी यहाँ पर कर रहे हैं। हमने सोचा कि जरा गुफ्तगू भी उनसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? वेरी नाइस, वेरी ब्रिलियंट एफर्ट्स आई मस्ट से। बड़ा अच्छा लगा लोगों से बात करके कि जब लोग की आंखों में तशक्कुर हो तो बड़ा देखकर अच्छा लगता है। ज़रा हुकूमत को भी खुशी होती है। थोड़ा सा मुझे शेयर करेंगे, इस एक हॉल में अभी तो आप लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो स्टैट्स क्या है? पर डे कितने शहरी यहाँ पर आते हैं वैक्सीनेशन? देखिए, ये हमारा टारगेट इस पूरे हॉल में जो है वो रफली ये है कि हम इसको 30,000 तक पर डे पे ले जाएं। अच्छा। अभी हम ये जो पिछले कल हमारी जो टास्क फोर्स की CM मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये टारगेट सेट किया कि हम 2 लाख डोजेस पर डे ऑल ओवर सिंध में हम पर डे पे जाएं। सर, एक और वैक्सीन जो सबसे पहले यूँ तो अप्रूव हुई थी लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, और वी आर स्टिल वेटिंग कि वो वैक्सीन कब यहाँ पर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को ज़रा स्टार्ट आप लोगों ने करनी है, फाइज़र। क्या सर खबर है उससे? सर बिल्कुल, वो हमारे पास पाकिस्तान तो आ गई है। अब इंशाल्लाह हमें वो 12 से 18,000 के करीब डोजेस इन दोनों में से हमें तकरीबन मिलेंगे। अच्छा। लेकिन विद इन 2 to 3 डेज़ इंशाल्लाह यहाँ सिंध प्रोविंस में आ जाएगी। अभी हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है। आपको पता है कि उसकी थोड़ी स्टोरेज स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, तो वो सारे अरेंजमेंट तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उसको देखते हुए जो पर्टिकुलरली जैसे आपने कहा कि जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे तो उनको टारगेट करने के लिए हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट ये भी किया है कि हम एक प्राइवेट ट्रैवलर जो मशहूर है, मैं उसका नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन उसको हमने ये उनसे के साथ हमारी बातचीत है कि उनको हम ये फैसिलिटी दें, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो वेरीफाई करवाएं और साथ साथ अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाएं। कि हमारे कराची में चलो पढ़े लिखे लोग वो सारे तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी है, अब वहाँ पहुँचें। हमने क्या ऐसा हो रहा है सर इन एरियाज़ में? आप लोग गाड़ियाँ जा रही हैं लोगों? नहीं सर, अभी ये हमने कल फैसला किया है इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम पूरा एक प्लान उसका। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची? यस, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची। सिंध में भी जाएंगे? बिल्कुल, हर शहर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला इंशाल्लाह। हमारे बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं उन तक भी पहुँचेंगे? एब्सोल्युटली, वहाँ तक पहुँचेंगे। और आपको मैं बताऊँ कि जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि बॉर्डरिंग है थरपारकर में, तो वहाँ पर जितने जो रेंजर्स है वो क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी पे होती है, और जो उन तमाम को हमने अपनी गाड़ियां देके वहाँ वैक्सीन करवाया है, करवा दिए। नहीं, हमारे बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। वेरी गुड। वैक्सीन लगवाने के बाद खुदा ना खास्ता कोई घबराहट हो जाए, बाजू सुन हो जाए, हल्का सा बुखार हो जाए, तो फिर डॉक्टर से जो पूछने आते हैं वो इस AEFI में आते हैं। एक साहब यहाँ पर आए, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसला दरपेश है जिसकी वजह से यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। आप वैक्सीन कब लगवाई आपने? सुबह 9:30। तो वैक्सीन के बाद कोई मसला हुआ? मैं जाके सो गया था, नाइट ड्यूटी की हुई थी, तो उसके बाद जब नींद से बेदार हुआ तो हाथ सोन है मेरा। अच्छा, ये आपका लेफ्ट हैंड सोन? लेफ्ट हैंड, लेकिन वैक्सीन राइट हैंड पे लगी। अच्छा, वैक्सीन वहाँ लगी सुन था, तो फिर आप परेशान हुए? जी। आपने क्या किया उसके बाद? मैंने पहले तो जो है हेल्पलाइन पे कॉल की थी। अच्छा, तो वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला आपको? उन्होंने कहा कि ये सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी डॉक्टर से रुजू कर लें। तो आप यहाँ पर आए? जी। डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपको फिर सेटिस्फाई किया कि अच्छा कोई मेडिसिन वगैरह लिख के। ठीक है। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब क्या इशू था ये? ये बेसिकली सुबह वैक्सीन लगवा के हमारे पास से गए थे, ठीक है, और वो उसके बाद ही घर जाके सो गए थे। तो अभी इन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि इनकी वैक्सीन जो कि राइट हैंड पे लगी थी वो राइट हैंड इनका बिल्कुल सही है। अच्छा। और लेफ़्ट हैंड क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये उस करवट सोए होंगे तो वो लेफ़्ट हैंड जो है वो थोड़ा दब गया, तो वो इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी टाइप चीज़ हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये डायबिटिक भी है नॉन सही, तो उसमें भी नर्व्स आपके असाब थोड़े वीक हो जाते हैं। तो बस वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जी हमने क्योंकि वैक्सीन लगाई है, तो अब जो भी मसला हुआ तो वो वैक्सीन ही से रिलेटेड होता है। तो वैक्सीन क्योंकि राइट हैंड पे, अगर इवन राइट हैंड में कोई कंप्लेन कर दे तो भी चले, हम सोचते हैं कि चलें वैक्सीन से रिलेटेड शायद हो सकता है, लेकिन वो जो सिम्टम है उनके वो लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं। बहरहाल हमने इनको काउंसिल किया, इनको जो मेडिकेशंस जो नीडेड हैं वो इनको बता दिए हैं। वैक्सीनेशन
इसमें हर शहरी का बड़ा अहम रोल है उन लोगों को कन्विंस करना जो कि वैक्सीन लगवाने अभी तक नहीं पहुंचे सेंटर में। जब हम बात सिविल सोसाइटी करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगा आमिर रज़ा साहब इस वक्त चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं, विजिट भी उन्होंने इस फैसिलिटी का किया है, वैक्सीन उनकी हो चुकी है, तो उनसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद और इस फैसिलिटी को देखने के बाद उनकी राय क्या है, क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, कहीं पर कोई गुंजाइश है या कि ऑल सेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस फैसिलिटी से मुतालिक सर पहले मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ये इस सेंटर की मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छी जा रही है, जो मैंने बिल्कुल इसको क्रिटिकली ऑब्जर्व किया है। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो सारा प्रोसेस है वैक्सीनेशन का वो बहुत पीसफुल है और आपको कहीं भी हैपहैज़र्ड नज़र नहीं आएगा, किराए नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल एक खामोशी से एक प्रोसेस होता जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं, अच्छी खुशाइंद बात ये है कि बाहर तक काफ़ी लंबी क्यू है, तो इसके बावजूद इतना पीसफुल और ये जो हम कम देखते हैं अदरवाइज़, तो इस हिसाब से मैं कहूँगा ये बहुत सक्सेसफुल जा रहा है ये सेंटर। उस हॉल में जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है आ चुके हैं, अब हम एक और हॉल में। तो इस हॉल के तैयार होने के बाद कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, सहूलत कितनी आ जाएगी? कासिम साहब 96 वहाँ पर क्यूबिकल्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, 2 और हॉल्स हैं जिस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, एक ये हॉल है, आप खुद देखें, अब इंशाल्लाह कल या परसों तक ये भी रेडी हो जाएगा। तो हमारी वहाँ की कैपेसिटी 30,000 की है, इंशाल्लाह यहाँ 25,000 कैपेसिटी कर रहे हैं। जो तीसरा हॉल है उसमें भी राउंड अबाउट सेम कैपेसिटी होगी। अच्छा, तकरीबन 50,000 लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कल तक 50,000 हो जाएगी, परसों तक। उसके बाद हम एक और 25,000 की कैपेसिटी का तीसरा हॉल भी बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारी टारगेट ये है कि इस एक्सपो सेंटर के अंदर अगर हम 1 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट कर सकें। कराचियाइट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा कर जा रहे हैं। पैगाम देने के लिए मेरे पास बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत एक बुजुर्ग जोड़ा मौजूद है। पैगाम है उनका, क्या ज़रा सुनिए। क्या पैगाम है माँ जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा पैगाम यही है कि देखिए, मेरा पहला डोज वैक्सीनेशन का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है बेटा, अब सेकंड डोज भी हो गया है, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। क्या पैगाम है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I got vaccinated. Now it's your turn to be vaccinated as soon as possible. जबरदस्त, क्लियर मैसेज। ज़बरदस्त जनाब। तो जिन लोगों के ज़हनों में बड़े खदशात होते हैं ना कि ना जाने क्या काम होगा, क्या होगा, तो अब उनके खदशात दूर हो गए होंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करेंगे। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें टकराने से अमवात की तादाद 36 हो गई है। हादसे में 50 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं और हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से सामने आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा रात 3:30 बजे के बाद पेश आया। रेती रेलवे स्टेशन सिंध पंजाब सरहद पर वाक़ है। अफसोसनाक खबर जिससे मुताल्लिक जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और अब से पहले जब हम बात कर रहे थे तब बताया गया कि हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और जब हमने तिब्बी इमदाद की बात की तो उसका जो काम है वो इंतहाई ताख़ीर से शुरू हुआ है। आपको अपडेट करें, घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें टकराने से अमवात की तादाद 36 हो गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिससे मुताल्लिक जो अभी के अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो आर्मी और रेंजर्स के जवानों ने भी उसमें मदद की है और हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति को फौरी जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति हेलीकॉप्टर पर घोटकी रवाना हुए। आज़म स्वाति ने वज़ीर आज़म से राबता करके कहा कि हादसे के ज़िम्मेदारों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन, ज़ख्मियों के इलाज, मुआवजे की निगरानी खुद करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं जो अफसोसनाक हादसा गुज़श्ता रात 3:55 पर पेश आया, उससे मुताल्लिक इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास बताइएगा। की हादसे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ चुका है और वजीर रेलवे आजम स्वाति से भी उन्होंने राब्ता किया है। वजीर आजम ने वजीर रेलवे से घोटकी ट्रेन हादसे के बारे में दरियाफ्त किया और फौरी तौर पर
जाए वकुआ पर पहुंचने की हिदायत की है। आजम स्वाति कुछ ही देर पहले खुसूसी परवाज से घोटकी रवाना हुए हैं। इब्तदाई मालूमात फराम करेंगे वजीर आजम को, वहाँ पर वो पहुँच कर जाए हादसा की। वजीर आजम ने वजीर रेलवे आजम स्वाति को बिला ताखीर ये हिदायत की है कि वहाँ पर जो जख्मी अफराद हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए, अच्छी से अच्छी तिब्बी इमदाद दी जाए, और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी फौरी तौर पर माली इमदाद की जाए। हंगामी तौर पर आजम स्वाति कुछ ही देर पहले कासिम एयरबेस से घोटकी के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ा हादसा है, 30 अफराद जाँ बहक होने और कई मुसाफिरों के जख्मी होने का अफसोस है। ये आजम स्वाति की तरफ से कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जख्मियों के इलाज मुआवजे की निगरानी में खुद करूंगा। ट्रेन हादसे की खुद हंगामी बुनियादों पर तहकीकात का फैसला किया गया है, जबकि हादसे के जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आजम स्वाति ने हमारे साथ बात की है घोटकी रवाना होने से पहले, कुछ ही देर पहले वो खुसूसी तैयारे से घोटकी रवाना हुए हैं। ठीक है अब्बास, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरह सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जाती है, किस तरह एक फ़ेक पोस्ट की जाती है, किस तरह उस फेक पोस्ट को शेयर किया जाता है सिर्फ चंद लाइक्स के लिए। किसी के बेहतरीन कदम को, किसी के अच्छे काम को मजबूरी में तब्दील कर दिया जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि फ़नकार बिरादरी काम ना मिलने पर कुछ बेचने पर मजबूर है, और सोशल मीडिया पर बैठे बेलगाम लोग ये तासुर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसके बरअक्स हकीकत क्या है? किस तरह कोई शख्स रिस्क हलाल कमाने के लिए एक अच्छा कदम उठाता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक अच्छा काम करता है, कारोबार का आगाज़ करता है, लेकिन उसके उस कारोबार को, उसके इस अच्छे काम को कोई और शख्स, कोई सोशल मीडिया का यूज़र किसी और तरह से पेश करता है, और उसके उस तरह पेश करने की वजह से उस अदाकार को या वो जो भी शख्स इस तरह का अच्छा काम कर रहा हो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुतासर हो जाती है। मोबाइल फ़ोन टन 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 करना शुरू कर देता है, कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। मारूफ अदाकार फैसल काजी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अदाकारी की बेहतरीन जौहर तो दिखा चुके हैं, लेकिन आजकल जो चर्चा है वो है पूरी चटोरी का। धूम मची हुई है इसकी, और धूम तो मची है, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुए कि भैया मैं तो कितना अच्छा काम कर रहा था, ये हुआ क्या, किसी ने एक पोस्ट कर दी और फिर उसके बाद कॉल्स का तांता बंद गया। फैसल काजी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहद अच्छी हूँ। मैं तो पूछने वाला था ठीक तो नहीं है? ऐसी तनकीद अगर हो तो फिर कोई ठीक नहीं रहता। हाँ। ये आपने कॉल्स का जवाब भी कुछ ऐसे ही दिया फैसल भाई? कोशिश की, 3 दिन में इतना फ़ोन चीखा कि पूरे कैरियर में नहीं चीखा। फ़ोन की चीखें निकल गई। और आपकी भी? नहीं, मैं तो ज़ाहिर है रिलैक्स रहे। ज़ाहिर है, देखें बिजनेस तो हमारे दोस्त जितने भी मेरे मैं हैरान हूं कि कोई कपड़ों का करता है, कोई कॉस्मेटिक्स का करता है। बिजनेस तो बिजनेस है, कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अच्छा इसको भी ये ठीक था। मतलब मेरे एक दोस्त आया, कहने लगे यार ये तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों करता है आदमी यार, मतलब बिल ज़्यादा हो गया बिजली का, सही है, पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी चलनी है। तो मैंने कहा इतना काम अब नहीं रहा कि अब तो राउंड द क्लॉक काम करते थे, अब नहीं रहा, किसी के पास नहीं। ट्रू, किसी के पास नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कर लिया यार, इसमें कई लोग और भी जुड़ गए हैं साथ में। तो बहरहाल बात यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन एक्चुअली जो ख़बर बनी उस पर एतराज़ नहीं है, वो ठीक। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो अल्फाज लिखे, अभी परसों तक देखे मैंने, उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही देखने। ठेला लगा लिया, फुटपाथ पे आ गए, सड़क पे आ गए, फलाना हो गया। हाँ जाहिर है भाई अय्याशी की होगी अपने वक्त में, तो अब तो ये होना ही था। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? जुआ सट्टे में हार गए होंगे पैसा। हमें ताश के पत्ते नहीं बांटने आते, जुआ कहाँ से खेले? हमें तो हिसाब नहीं आता सट्टा कहाँ से खेले। सीधी सी बात है। तो मुझसे बहरहाल जो भी है, इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से मेरे अलावा ही भी अगर कोई करना चाहेगा तो वो फिर सोचेगा कि यार ये 100 दफ़ा सोचें, ये तो नहीं करना चाहिए कि इस पे ऐसा रिएक्शन आ जाता है और ऐसी बातें। मैंने कहीं कहा है अभी एक आध दिन में कि आर्टिस्ट हो, खिलाड़ी हो, कोई भी काम जब करता है तो वो क्वालिटी का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि उसको चेहरा देना होता है। तो अच्छी क्वालिटी अगर कोई दे रहा है, कोई करना चाहता है, फूड में तो बड़ा, खाने पीने में तो बड़ा वो है, स्पेस है, बरकत है बड़ी। और मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ आते हैं, बैठते हैं, लाइव जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। बहुत कुछ सही चल रहा था। अभी 1 ही महीना हुआ है, ज़्यादा हुआ भी नहीं, 1 महीना हुआ है। तो अब आज से खुलना शुरू हुआ है, तो अब
अब वो बेहतर चलेगा। और इंशाल्लाह सर अब तो मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर चलेगा क्योंकि पब्लिसिटी तो हो गई है, हुए तो क्या नाम होगा, वो वाला हिसाब हो गया वैसे। लेकिन लेट्स शेयर दिस कि ये आइडिया कैसे आया, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया। अभी थोड़ा सा रमज़ान में ब्रेक भी लगी, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि वो व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। फूड स्ट्रीट जाते हैं जब, तो हम देखते हैं दूसरे शहरों में, ममालिक में, वहाँ पे कार्ट पर लगे हुए होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, आइसक्रीम्स के, और कहीं कहीं जैसे यहाँ हमारे बिरयानी के लग गए, हलीम के लग गए, जैसे इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं ये दोरा जी, बिल्कुल गोला गंडे के वो कार्ट बने, बिल्कुल बड़े खूबसूरत और बहुत खूबसूरत कार्ट। तो वहाँ से चीज़ आई जहन। अच्छा, ये 4-5 साल से मैं कुछ सोच रहा था ओके कि ऐसा कुछ करना है, हाँ, लेकिन वो ना मुझे तरीका नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह होता है, कैसे जगह ली जाती है। तो वो एकदम से हो गया, सही हो गया तो हमने भी होने दिया। हालांकि बिज़नेस का उसूल है, अगर कोई बिजनेसमैन देख रहा है तो मुझसे मुत्तफिक होगा कि जब आप शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने का बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने आधा धुन शुरू कर दिया, बनाया ये किया वो किया, थोड़ा बहुत जो भी वो शुरू कर दिया, ठीक। तो फिर लॉकडाउन हो गया। तो बहरहाल किसी से कोई शिकवा नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे काम भी किए थे, उसको भी उठा देते। और यही तो मसला है। अगर किसी को बहुत अफसोस है कि मैं क्यों काम नहीं कर रहा, तो इतने फ़ोन बजे हैं तो कोई एक काम का फ़ोन भी बज जाता। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, काम कर रहा हूँ। अभी कमर्शियल भी चल रहा है एक कंपनी के लिए, वो भी कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक यही करेंगे, फिर वापस आके देखते हैं। सही, 6 महीने तक तो यही करेंगे, वापस आके देखते हैं। लेकिन फैसल भाई, आपका आइडिया है कि ये जो पूरी चटोरी है इसको आप और एक्सटेंड करें डिफरेंट और स्पॉट्स पर भी, या क्या आपको पूरी चटोरी कोई भी हो सकती है, कहाँ एक्सटेंड करूँ मैं? बट फॉर एग्जांपल एक है ना, ज़्यादा पूरी चटोरी एक नहीं मिलेगी आपको। ओके, आप तो हर औरत में पूरी चटोरी देंगे। ये वैसे आपकी इस पूरी चटोरी में क्या कुछ है? इसमें वही है सब जो ऑल चटपटाज। हाँ सर, मिक्स चना चाट और पानी पूरी और क्या है, भेल पूरी है। ओके, खुद भी वहाँ पर आप टाइम दे रहे हैं? मैं 1-8 घंटा बैठता हूँ। ओके, और कुछ दोस्त भी साथ होंगे आपके? नहीं, कोई भी अकेले? मेरा कज़न है, मेरा कज़न है, वो चलाता है, वो करता है। मेरी बहन कज़न सिस्टर है, वो बनाती है, तो वो मेरी अम्मी की रेसिपी है, उसको फॉलो करती है, तो मज़ा आता है। अच्छा, जैसे ये तो मुझे लग रहा है कि आप जैसा आपने एक्टिंग की उससे ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ लग रही है। कितनी तनकीद, इतनी तनकीद। कोई बात नहीं, ठीक है, एक्टिंग में भी कोई बहुत तारीफ़ें नहीं मिली। हाँ, सब बात। कौन कौन फैसल भी अभी तक फ़नकार बिरादरी में आया, वहाँ पर विज़िट किया? हमने रहीम शाह के रहीम शाह आए, और अभी काफ़ी लोग आएंगे, ईद के बाद आएंगे, बकरीद के बाद। कुछ लोग नहीं हैं यहाँ पे, इसको और रीओपन भी करेंगे। रीओपन से मुराद थोड़ा सा आपसे गुजारिश कर लेंगे, या किसी और से कह देंगे, और लोगों से भी कहेंगे कि वहाँ पे आके इसका पैकेज रिकॉर्ड करें, आए देखें। अच्छी जगह है, बहुत अच्छा। फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ नहीं है। हाँ, एक ज़ाहिर है जो फर्श होता है फूड स्ट्रीट का, वो है। अब आप उसको अगर फुटपाथ है तो फिर उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये भी क्यों है? बिल्कुल सही बात है। तो फुटपाथ तो चलने के लिए होता है। तो 12 अभी करेंगे इसको, कुछ इसकी और ब्रांडिंग भी होगी, अभी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड हो गया है, करवा लिया, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है जो है बेहतरीन। हाँ, ठीक है। ये फैसल भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि काम किया, कोई इतनी तारीफें नहीं मिली, मुझे जहाँ तक याद है मोइन अख्तर साहब अगर अपने बात किसी को कहते थे तो वो आपका नाम लेते थे, लेकिन जो आप कह रहे हैं इससे लग रहा है दिल में कोई खलेश, कोई कसक। नहीं, मैं मजाक करता हूँ। बात ये है कि अपने काम का मद्दा होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ज़ात का फ़ैन होना तो बहुत ही बुरी बात है। बिल्कुल एग्रीड। और जो जब हुआ है, मैं भी शायद कभी हो गया हूँगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि गलत है ये। हाँ, मैं एक्टिंग की वो नहीं जानता, कीज़ नहीं जानता, मैं एक्टिंग की बेसिक्स नहीं जानता हूँगा, लेकिन हाँ, मुझे अतर शाह खान साहब मरहूम, सैयद अमीर इमाम साहब मरहूम, अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, मोइन भाई अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और बहुत सारे लोगों की, यहाँ समा में कई लोगों ने मेरी सरपरस्ती की, बहुत मजबूत लोगों। तो जब जो डांटे खाए हुए हैं ना,
चीखें सुनने में, तो वो कैसे नहीं करेगा। तो किया तो फिर डिलीवर हुआ, लोगों ने देखा। और कुछ काम ऐसे हैं कि जिनकी मैं आज भी खाता हूँ माशाल्लाह। और एक एक्टर ज़िंदगी भर खाता है अपने कामों की। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं मुकम्मल, कोई भी नहीं कहता, लेकिन हाँ, मैं उतना पुख्ता भी नहीं हूँ कि जितने मेरे दोस्त। You're very down to earth actually. You're very down to earth. अच्छा, क्योंकि ये टॉपिक जिस तरह स्टार्ट हुआ कि एक फेक न्यूज़ कह लें इसको, फैब्रिकेटेड कह लें, और उसके बाद जिस तरह आपको फ़ोन कॉल इसको फेक मैं क्यों कहूँ, क्योंकि अखबार की जीनत बनी। और मैं अगर कोई जीनत होता तो शायद ज़्यादा और बुरी तरह बनती। तो अखबार की जीनत बनी तो वो तो ठीक है, चलो अखबार में तो आती बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, वो भी है, चलो ये काम हो गया, लेकिन अब उसकी वजह मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं खुद बैठ के बता। बिल्कुल, ये क्लियरिंग है। फेसबुक में मैं किस को बताऊँगा? वो जो शेयरिंग की है ना, वो जो अपने तौर पर लिखा गया है, लेकिन वो जो अपने तौर पर लिखा गया फैसल भाई, और जो बिना सहाफत के लिखा है, बिना सहाफत के लिखा गया, और ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, हाँ, फेसबुक की वो जो कुछ भी लिख देते हैं अटेंशन लेने के लिए, शायद उसको इस एंगल में। और नहीं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसने तकलीफ पहुंचाए। मैं फैसल भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एक रीसेंट एक इशू और भी है, हमारे आर्टिस्ट हैं हानिया, उनके साथ भी चल रहा है, आपने भी शायद देखा होगा। उनको भी बहुत फेस करना पड़ रहा है एक इंसिडेंट की वजह से। ये जो सोशल मीडिया यूजर्स कुछ भी हमारे आर्टिस्ट के हवाले से कह देते हैं, जिसने आपने भी कहा ना कि अयाशी की होगी इसलिए अब ये हो रहा है, और फुटपाथ पर, तो ये जो इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे किया जाता है फॉर आवर आर्टिस्ट। आप तो माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपने बड़े इजीली उसे फेस कर लिया। मेरी अभी विटामिन डी कमी आई है लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग है मस्ट से। लेकिन हानिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से आर्टिस्ट वो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, और मैं इंडस्ट्री के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारे ही आसपास हमारे ही पाकिस्तानी बहन भाई वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, डिग्रेड कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है आर्टिस्ट को। जाहिर है, क्योंकि देखें हमने तो इसमें कोई शक नहीं, कोई भी आर्टिस्ट मुल्क के लिए करता है बेशक, और मुल्क से बाहर जब वो जाता है फिर वहाँ मुकीम पाकिस्तानी या पड़ोसी मुल्क के जितने उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, जो शऊर रखते हैं, वो जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो बड़ा नाज होता है यार, बेशक बहुत खुशी होती है। तो मैं भी जब अमेरिका कनाडा जब हम जाते हैं, टूर करते हैं, 2019 में वो चल रहा था 18 में एक सिटकॉम ऊपर भाभी का मकान। तो मैं जब पहुंचा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी लोग देख चुके थे। सही। उससे पहले 17 में मिर्ज़ा और शबी मारा वो किया था, तो वो उसको लोग बहुत देखे हुए थे। तो हम तो मुल्क के लिए करते हैं यार। बात यह है कि हम तो जीते हैं कि तेरा नाम रहे, ये भी मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे। हम तो मुल्क के लिए फिर भी एक सवाल है कि हमारी जो आवाम है जो सोशल मीडिया पे जैसा तनकीद का निशाना बनाती है, वो चाहे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हो जाए या नए आने वाले, हमें स्पेसिफिकली हैशटैग्स की ज़रूरत पड़ती है कि आर्टिस्ट को इज़्ज़त दें या उनकी आप इज़्ज़त का ख्याल रखें। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? क्यों हमारी आवाम समझती नहीं है? यहाँ के पानी में शामिल नहीं है। सिर्फ कराची के पानी की बात नहीं, कराची की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो पानी नहीं है। नहीं आता है तो इतना आ जाता है कि वो घर से वो ज़्यादा बारिश आता है ना सर। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो देखें हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कदर नहीं है, वो बेकदरी नहीं है, फिर भी जिसका हम गिला करते हैं, और गिला बैठ के फिर हुकूमतों से करना, इससे करना, उससे करना। तो इसने उसने तो नहीं कहा था कि तुम एक्टर बनो, आप तो अपनी मर्ज़ी से बने हैं, आप तो अपनी मर्ज़ी से प्रोड्यूसर बने, आप तो अपनी मर्ज़ी से म्यूज़िक में गए, आप किसी ने तो नहीं कहा था। बिल्कुल। अब अगर कुछ डाउनफॉल आता है या कुछ नीचे हो जाता है, 20 से 19 हो जाती हैं चीज़ें, मामला, तो किसी से शिकवा नहीं करो, अपने आप को देख लो। तो मैंने डिसीजन तो आपका अपना था। मैंने इसमें कोई शक नहीं है, 4-5 साल 6 साल बड़ा बहुत आउट ऑफ स्क्रीन गुजारा है, तो मैंने उसमें देखा कि मुझसे हुआ क्या है, कहाँ पे क्या हुआ है, उसके अजाले की है। अब अगर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है, साफ बात है कि जितना फ़ोन मुझे बज रहा था अभी फिर किसी का बज गया, तो जितना फ़ोन बज रहा था, अगर इसी में एक फ़ोन आ जाता है कि क्या हुआ, क्या है बताओ, आओ चलो आओ बैठो बात करते, कोई बैठ के कहते यार ये मैं कर रहा हूँ, ये रोल करोगे, तो मैं खुश हो जाता कि यार ये तो अच्छा हो गया।
लेकिन इसके बरक्स ही हुआ। लेकिन वो बरक्स क्या हो गया कि वो जुआ सट्टा फलाना याशी और ये और वो ये जमा ही नहीं करते ये लोग तो खा जाते हैं। ये तो चले अननोन थे जिन्होंने ये बात की। एक तो दोस्त ने भी आपसे कहा कि क्यों हो सकता है पता नहीं कौन हो पीछे। हाँ मतलब नाम बदल के आ जाते हैं भाई। नहीं लेकिन आपके कुछ मैं कितनी फीमेल्स को ऐड कर चुका हूँ, बाद में मेल निकले। नहीं तो मुझे आपने ऐड किया फिर कैसे मालूम हुआ कि मेल निकले हैं? तो वो फिर जब मैसेज आता है फैसल भाई मैं रफ़ीक बात करो, मैं कहा बेटा फ़ोन तो रफ़ीका की है और तस्वीर तो रफ़ीका की लगाई तुम। तो आपने इस चक्कर में अटेंड कर लिया। लेकिन सर ऐसे हुआ कि एक दोस्त के अलावा और दोस्त यार फैमिली में किसी और ने भी आपको इस तरह तनकीद का निशाना बनाया हो आफ्टर दिस? किसी ने नहीं, सबने सपोर्ट किया आप? जाहिर है मेरा पूरी फैमिली आई माशाल्लाह, आज भी आते हैं, फ्री में खा के जाते हैं। तो ये जो एंड में मेंशन किया ना, ये स्पेशली खानदान वालों के लिए बड़ा जरूरी होता है कि भैया ये फ्री नहीं है। एप्रिसिएशन की इंतहा है मुझे कि आते हैं वीकेंड बैठे होते हैं खा के जाते हैं, लेकिन चलो ठीक है चलो खाते तो आते तो चलो अपने घर वाले ही खा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं फनकार बिरादरी से अभी तक कौन कौन आ चुका है? रहीम शाह। मैंने कहा ना भाई रहीम शाह मेरा पक्का यार है। उसको बहुत गुस्सा है, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कुछ नहीं। उसके बाद आए थे वो? नहीं उससे पहले। ठीक है। और बहरहाल देखें सहाफ़ियों में मेरा उठना बैठना हमेशा रहा, आज भी हूँ। सहाफ़ी मेरे दोस्त हैं और जिस न्यूज़पेपर से आया मैं उसमें 2.5 साल मैंने काम किया उस चैनल पे और बड़ा मुंसलिक रहा, बल्कि मेरा डेब्यू वहाँ से एज एंकर डेब्यू हुआ वहाँ से और बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन पब्लिक अल्लाह के वास्ते मत क्या ज़रूरत है इसमें? मतलब अपनी काबिलियत अगर किसी सही जगह आप लगा देंगे तो उससे किसी का ना से आपका अपना ही भला हो जाएगा। किसी को कोई भी मतलब कुछ भी करेंगे सिरा पकड़ के, आप ऐसा ना करें। ठीक है, यही आपका लास्ट मैसेज मैं कंसिडर करता हूँ फॉर ऑल दोज हेटर्स आई मस्ट से जिन्होंने ये बात शो का लास्ट मैसेज अल्लाह जिंदगी से ऑफ कोर्स इस सेगमेंट का लास्ट मैसेज बिल्कुल ठीक है। और हमारी तरफ से एक मैसेज ये जनाब के जो तनकीद करते वो जाएं जरा विजिट करके हैं, आज ज़रूर जाएं। आज कल में ना फैसल भाई के पास है गुलशन ब्लॉक 4। इसका फेसबुक पे जो आप पेज लाइक करेंगे तो उसके उसके नीचे ना उसकी पूरी लोकेशन है। गूगल पहले फेसबुक पेज लाइक करना है, फिर जाके विजिट करना है आपने और फिर रिव्यू करना है कि आपको वो पूरी चटोरी पे जो चटपटी चीज़ें हैं वो कैसी लगी। फैसल में जब मिलके किस घंटे में आप वहाँ मैसर आएंगे लोगों को? यार अभी तो मैं अभी 2-3 दिन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह फिर ठीक है 2-3 दिन आपको भी ब्रेक देते हैं हम, आप जरूर जाएं फैसल भाई से मिलने जाएं वहाँ पर। थैंक यू फैसल भाई, आप साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात करते हैं सरकारी और प्राइवेट इदारों की जो कि खुल गए हैं, स्कूल और कॉलेजेस। वफाकी दारुल हुकूमत की हम बात करें, मज़ीद जान लेंगे अपनी नुमाइंदा फ़रा रब्बानी से। फ़रा बताएगा आज से प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए हैं, क्या लग रहा है? बच्चे पहुँचे थे? क्योंकि पहले दिन अमूमन होता ये कि जो अटेंडेंस होती है बड़ी कम रहती है। जी बिल्कुल, मुल्क भर के तालीमी इदारे आज से बाकायदा खुल गए हैं, ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूल्स को भी आज से खोल दिया गया है। एक बड़े तवील अरसे के बाद स्कूल्स प्रॉपर बहाल हुए हैं 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस तो लास्ट वीक खोल दी गई थी, लेकिन 1ली से 8वीं तक की क्लासेस का बाकायदा आगाज आज से हो गया है। एक बड़ी तादाद है तुलबा की जो कि स्कूल आ रही है, काफ़ी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत अरसा घर में गुजारा, अब घर में रहकर बोर भी हो गए थे और पढ़ाई का भी काफ़ी हर्ज हो रहा था। अगर बात की जाए तो 50% हाजिरी के साथ स्कूल्स को खोला गया है। बाकायदा SOPs का ख्याल किया जा रहा है कि बच्चे जब आते हैं तो मास्क के साथ आते हैं, पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, इसी तरह उनको अंदर लेके जाया जाता है। साथ ही साथ डिस्टेंस को मेंटेन करने का खासा ख्याल रखा गया है। असातिज़ा भी पुरुमीद हैं कि अब इंशाल्लाह तालीमी जो ये तसलसल है इसमें ब्रेक नहीं आएगा और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं बाकायदा तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। चंद हफ्ते पहले हमने खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके बाद कारोबार करने वाली नई नस्ल के लिए वसी मौके पैदा हो गए हैं। अब हमारे लोकल ब्रांड्स को भी आलमी मार्केट मिल जाएगी और मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में फ़रोख्त होगा। जब यह खबर आई तो उस वक्त सब ने इस पेशरफ पर खुशी का इजहार किया। इसमें हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी काउंसलेट का बड़ा किरदार रहा। इसके अलावा अमेज़ॉन के साबिक GM उमर गुजी ने भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल करवाने के लिए अहम किरदार अदा किया। उमर साहब आज साथ हमारे मौजूद हैं, उनसे इससे मुताल्लिक हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा, ये पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कराने में क्या मुश्किलात थी और आपका क्या किरदार रहा इस सब में? शुक्रिया, मेरा नाम उमर गजियाल है। पाकिस्तान में जो सेलर लिस्ट थी ये तकरीबन कोई 18 महीने से तकरीबन 2 इस काम को करते हुए तकरीबन 18 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी काउंसिल जनरल लॉस एंजलिस मेमन साहब से और साथ शोएब सरवर साहब से जी। और 14 अगस्त का इवेंट था, तो उस पर हमारी बातचीत हुई कि किस तरह पाकिस्तान को ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा सक्सेस लाई जाए। तो उस मामले में हमने काम करना शुरू किया। कुछ बेसिक मराहल थे जिसमें हमें काउंसिल जनरल ने काफ़ी सपोर्ट की, एम्बेसडर ने हेल्प की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी काफ़ी साथ दिया, और जो कुछ इंटरनल कैपेबिलिटीज़ थी, कुछ एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज़ थी, तो उन सबको जो हमने आहिस्ता आहिस्ता हल करना शुरू किया। तो फिर अभी कुछ 2 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट आई कि पाकिस्तान शामिल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वो क्या खास मराहल थे जो हमने हल किए, प्लीज डू दैट, शेयर दैट प्लीज। तो देखिए, इंटरनल अमेज़ॉन के अंदर जो हमारा फोकस अमेज़ॉन में ये होता है कि हम अपने कस्टमर्स को वाइडेस्ट सिलेक्शन देना चाहते हैं, और अमेरिका पाकिस्तान से 8वें नंबर पे पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से अपैरल और टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स। लेकिन पाकिस्तानी सेलर्स डायरेक्टली अमेज़ॉन पे चीज़ें नहीं बेच सकते थे। सो अगर आप नोटिस कीजिए, जितने हमारे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो या कोई दुबई, जर्मनी, न्यूयॉर्क के ऑफिस अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, फिर दे वुड बी एबल टू सेल ऑन अमेज़ॉन। तो हमने इसमें कोशिश ये थी कि किस तरह कस्टमर को करीब से करीब तक किया जा सके मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि द मोमेंट मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को सामान बेचता है, उसकी कीमत भी कम हो सकती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। तो उस मामले में पहले हमने तकरीबन 60 पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर जो अपैरल, स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल इक्विपमेंट और कुछ और कैटेगरीज के अंदर थे, उनको हमने रजिस्टर किया, और फिर हमने उनकी प्रॉब्लम्स देखी, जैसे पाकिस्तान से छोटे आइटम्स शिप करना अमेरिका में या यूरोप में। फिर हमने ये देखा कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो थोड़े से उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। और फिर हमें ये भी चीज़ समझ में आई कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो दूसरों लोगों के लिए सामान बनाते हैं, लेकिन अपना ब्रांड बना के कस्टमर को बेचने की सलाहियत जो थी वो उसमें थोड़ी कमी थी। तो पिछले 18 महीने हमने उस पर मुख्तलिफ डायमेंशन पे काम किया और उन चीज़ों को एड्रेस किया। इसी तरीके से अमेज़ॉन के अंदर भी हमें एक केस बनाना था कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अमेरिकन, यूरोपियन, बल्कि वर्ल्ड वाइड सेलर्स के कस्टमर्स के लिए। उसके लिए भी हमने एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाया, कुछ टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस थे जिनको इम्प्रूव किया गया, और साथ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की भी चीज़ें एड्रेस की गई। तो ये दोनों तरफ से एफर्ट था जिसमें अमेज़ॉन ने बहुत तनदही से मेहनत के साथ काम किया, उन चीज़ों को एड्रेस किया, और उधर से हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके हमने फिर ये कोशिश की कि ये तमाम तर चीज़ें एड्रेस की जा सकें ताकि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने का मौका मिल सके। ठीक सर, ये भी बताएगा कि पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कराने के लिए कराची में काउंसलेट ने कितना ताउन किया, क्योंकि गवर्नमेंट के हवाले से तो आपने बात कर दी, जरा इस हवाले से मैं जानना चाह रही थी। मुझे आपके सवाल समझ नहीं आया, कराची क्या? जी, मैं ये पूछ रही हूँ, कराची में काउंसलेट ने कितना किरदार अदा किया पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कराने के लिए? जो काउंसलेट हैं वो लॉस एंजलिस काउंसलेट और एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, उनसे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, ये 3 लोगों के साथ ज़्यादा हमारा सेटअप था। उसमें मैंने पहले जिक्र किया, हमारे डिप्टी काउंसिल जनरल थे शोएब सरवर,
उनके अलावा कमर्शियल अटाचे थे, उनके साथ हमारा काम हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में उनकी आयशा साहिबा हैं जिनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। उसमें फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली TDAP और स्टेट बैंक के लोग भी शामिल हो गए। तो लेकिन जो ओरिजिनल एंगेजमेंट थी उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे लॉस एंजलिस काउंसिल जनरल और डिप्टी काउंसिल जनरल को, जिन्होंने मैं ये कहूँगा कि नेक नियति के साथ, मेहनत के साथ और इंतहाई से तनदही के साथ हमारे साथ पार्टनरशिप की। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक या दो एग्जांपल देता हूँ। हमारा हर हफ्ते हम एक टेलीफोन कॉल रखते थे अपने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर के साथ और अमेज़ॉन के दरमियान में, लिस्ट बनाने के लिए कि क्या मसले मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जाए। तो उनकी मिनट्स बनाना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कम्युनिकेट करना, स्टेट बैंक को कम्युनिकेट करना, पोस्टल ऑफिस को कम्युनिकेट करना, तो उसमें काउंसिल जनरल और उनके डिप्टी काउंसिल जनरल का काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट जो है अगर एक रिसीविंग पार्टी ना हो दूसरी साइड पे तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक सर, लॉकडाउन में स्पेसिफिकली हमने देखा कि पाकिस्तान में ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता हुई, तो जो स्टेप्स लिए गए और पाकिस्तान अब सेलर लिस्ट में शामिल है, इससे पाकिस्तान की ख़वातीन को भी फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल। आपने पूरी दुनिया में एक बड़ी अच्छी लहर है, वो ये कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स और ख़वातीन को काफ़ी इंकरेजमेंट मिल रही है और देनी भी चाहिए, क्योंकि जस्ट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इसमें देखिए पाकिस्तान में 3 किस्म के समझ लें मैन्युफैक्चरर्स हैं। एक हैं लार्ज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स जो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो पैलेट्स में काम करते हैं। वो ऑर्डर आ गया, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, एक जर्मनी से अमेरिका से एक पैलेट आ गया, वो फैक्ट्री माल प्रोड्यूस करती है, वो पूरा पैलेट बनता है, जाके पोर्ट में खड़ा हो जाता है, फिर निकल जाता है। फिर हमारा दूसरा जो सेगमेंट है वो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ज़्यादा बड़े सरमायादार नहीं हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, और उसमें आपके हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं जिसमें डिज़ाइन शामिल है, उसमें ख्वातीन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और फाइनली एक जो नया सेगमेंट बन रहा है वो प्योरली ई-कॉमर्स ड्रिवन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, वो भी एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। तो डेफिनेटली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल ई-कॉमर्स लीडर्स विल उनको बेनिफिट होगा। सर, अगर आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें, घर में बैठी वो ख़वातीन जो इस वक्त सुन रही हैं, जिनको अमेज़ॉन से मुतालिक कुछ मालूम नहीं था, वो काम तो कर रही हैं, लोकल मार्केट में कर रही हैं, आसपास या नेशन वाइड तो कर रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि वो अमेज़ॉन के साथ मुंसलिक हो जाएं, तो क्या एक ईजी प्रोसेस होता है ख़ातून के लिए करना, जो कि घर बैठी काम कर रही है? मैं इसको ईजी नहीं कहूँगा, इसके लिए समझना पड़ेगा। आसान मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहता, ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहता। ठीक। देखें, जो मैं आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, अमेज़ॉन पे 65% जितने यूनिट्स बिकते हैं वो थर्ड पार्टी सेलर्स के होते हैं। ओके। उसमें से 1P जो बिजनेस है वो तकरीबन 65 का बैलेंस है, और जो 65% है वो आपके थर्ड पार्टी सेलर्स हैं। उन 35% जो 65% सेलर्स हैं, उनमें एक सेलर सेंट्रल है। अब उस सेलर सेंटर के अंदर वो कंप्यूटर की एक डैशबोर्ड है, उसके अंदर 40-50 टैब्स हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि एक डिटेल पेज कैसे बनाना है। अब डिटेल पेज बनाने के लिए आपको एक तस्वीर खींचनी है, उसके बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, उस डिटेल पेज पे ट्रैफिक डालने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, और उस डिटेल पेज पे अपनी लिस्टिंग एक्टिव करने के लिए आपको सामान भेजना पड़ेगा, जो एक तरह का समझ लें आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये कहने को तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका सवाल यह है कि बिल्कुल you need a certain level of expertise to be a seller on Amazon. इसमें अगर आपका बिल्कुल ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान में दस्तकारी होती है या कुछ इलाकों में ख्वातीन काम करती हैं, लेकिन वो शायद टेक्निकली इतनी सोफिस्टिकेटेड ना हो, तो उसमें मैंने कुछ NGOs और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो पाकिस्तान में ये काम करते हैं कि वो कलेक्टिव ख्वातीन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेयर दे कैन मेल अकाउंट, लेकिन वो उनसे सामान खरीद के उनका बेच सकते हैं। सो उसमें यह कि मुख्तलिफ दर्जात हैं। अगर तो ख्वातीन को खुद समझ आए कि वो सेलर सेंट्रल समझ सकती हैं, और ये मैंने थोड़ा सा जो हाई लेवल बातें की उनको वो एग्जीक्यूट कर सकती हैं, तो फिर डेफिनेटली वो दे कैन बी अ वेरी गुड सेलर ऑन अमेज़ॉन। अगर उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो ये जो सप्लाई है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता उनके साथ मुंसलिक हो सकती है, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कोई ऐसे साहब या पार्टी या गवर्नमेंट बॉडी जो
उनका सामान फीचर कर सके। ठीक, अच्छा सर लास्ट में एक चीज़ बता दें, जैसे हमारे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया इस लिस्ट में, लेकिन क्या एहतियात करनी चाहिए लोगों को कि आने वाले वक्त में ना उन्हें ब्लॉक किया जाए, वहाँ से ब्लैक लिस्ट भी ना किया जाए, ना वहाँ से निकाला जाए? कुछ एहतियात लोगों को बता दें कि क्वालिटी का ख्याल रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना उनके लिए ज़रूरी है? ज़रूर, देखिए मेरे ख्याल में मैं इसको एक पॉजिटिव साइन देखता हूँ कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स, लोग जो ई-कॉमर्स में जल्दी से शामिल होना चाहते हैं उनको ये मौका मिला है। कोई बड़ी कंपनी, वो अमेज़ॉन हो, अलीबाबा हो और जितने बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं, वहाँ पे ह्यूमन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली नहीं हो रही होती, इट्स बेसिकली एल्गोरिथम बेस्ड, और जो कस्टमर है उसका सबसे बड़ा वोट है। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक नीले रंग की कमीज़ पाकिस्तान से भेजी जाती है और उसका साइज़ है मीडियम, और अगर उसका कॉलर या बाजू या शर्ट या बटन कोई अगर ऐसा डिफेक्ट नज़र आता है, तो वो एल्गोरिथम पिकअप करती है और वो कहती है कि ये जो सेलर है इसका पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को कि आजकल क्वालिटी कंट्रोल मशीनें करती हैं सो मशीन को धोखा देना मुश्किल भी है और नामुनासिब भी है, और डिससर्विस होगी बाकी तमाम उन लोगों के लिए जो अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का माल बेचें, अपना ब्रांड बनाएं। अगर आप नोटिस कीजिए तो बजाय कुछ मसाला जात के पाकिस्तान के कोई बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स मुल्क से बाहर नहीं हैं, तो कस्टमर को समझिए, उनकी प्राइस पॉइंट को, उनकी डिज़ाइन को समझें, उसके मुताबिक सामान या प्रोडक्ट बनाएं, और फिर उसको अगर आप अमेज़ॉन में बेचेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगी। और क्वालिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक मैराथन रन की तरह होता है, इट्स अ लॉन्ग रन। इसको अच्छे तरीके से भागेंगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कोई मशीन को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा यहाँ पे दिया नहीं जा सकता। बेहद शुक्रिया उमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारी ख्वाहिश है अपने कारोबार को आगे फैलाने की, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। हर हफ्ते मौसम के तेवर अलग होते हैं। आज जो हफ्ता शुरू हुआ है उसमें कराची वालों की क्या रातें ठंडी होंगी, यानी रात को जो है मौसम सर्द रहेगा, या फिर हम ये देखें कि गर्मी वैसी बरकरार रहेगी? क्योंकि प्री मानसून सीज़न के बायस रात और अलल सुबह हम देखते ये हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया जाता है। शहर में मूसलाधार बारिश कब होगी, क्या कोई बादलों का सिस्टम कराची के करीब मौजूद है या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वेदरमैन जवाद मेमन ने। जवाद, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर लेकर आए हैं, मौसम से बात हो गई है आपकी? कराची वालों के लिए खुशखबरी है कोई? कराची वालों के लिए खुशखबरी कुछ इस तरीके से है महक के, जिस तरीके से आपने बताया कि रात लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है वो कुछ इलाकों में ड्रिजल लाइट रेन जो है अब पॉसिबल है, और रवा हफ्ता जो है तकरीबन पूरा हफ्ता ऐसे ही चलेगा, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज जो है उनमें काफी जो है वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। जैसे परसों रात को हुआ था वैसे ही रातें रहेंगी, हल्की कहीं हुई कहीं नहीं हुई। जी शोएब भाई, कुछ इसी तरीके से रहेगा कि कुछ इलाकों में जो है वो ड्रिजल होगी, कुछ इलाकों में जो है वो पासिंग शावर्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई सिस्टम प्रॉपर मौजूद नहीं है। ये जो भी लोकल एक्टिविटी है, क्लाउड, जी बिल्कुल, सी क्लाउड, समुद्री बादलों की वजह से जो है ये एक्टिविटीज होती हैं, तो ये स्कैटर्ड रहती है काफ़ी सारे इलाकों में। ठीक है ज़रा जी, लोकल एक्टिविटीज़ हैं, इसको इतना प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, बट आपने तो खुद ही कह दिया कि कोई और सिस्टम आसपास नहीं है, तो मैं कैसे पूछ लूँ कि तेज़ बारिश कब होगी, और ज़रा इससे मुताल्लिक़ तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बता दें कि तो हमने बात कर ली कराची की, और ये हफ्ता आप कह रहे हैं कि रातों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी, लोकल इम्पैक्ट इसका आता है। लेकिन ये बताएं कि कराची से ज़रा बाहर निकल जाते हैं, अंदरूनी सिंध पहले लेकर चले हमें, वहाँ का मौसम कैसा है, देन लेट्स टॉक अबाउट पंजाब एज वेल। देखिए, अंदरूनी सिंध की आपने बात करी तो पिछले दो तीन दिन पहले काफी अच्छी जो है वो लोकल डेवलपमेंट्स लगी वहां पर, लेकिन आज से लेके अगले 3-4 दिन, या ये कह सकते हैं कि तकरीबन जुमे तक जो है इन इलाकों में अब शदीद गर्मी का राज रहेगा, और आज से ही एक हीट वेव टाइप कंडीशन जो है वो शुरू हो जाएंगी, काफी ह्यूमिड वेदर रहेगा, और थ्रू आउट ये हफ्ता जो है वो पाकिस्तान के काफी सारे एरियाज में जो है वो इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। अच्छा, ये सिर्फ आपने सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर दी है? जी बिल्कुल, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है, पंजाब के भी काफी सारे एरिया शामिल हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के भी काफी सारे एरिया। जवाद भाई, आप चाहते हैं कि कोई यहाँ पर बैठ के ना सवात का, चित्राल का प्लान ना बनाए?
फिलहाल ये हफ्ता रुक जाए, अगले हफ्ते से फिर उम्मीद इंशाल्लाह ये है कि वीकेंड पे जो है अभी जो शदीद गर्मी पड़ेगी उसके बाद जो है वो काफी जबरदस्त प्री मानसून एक्टिविटीज एरियाज में शुरू हो जाएंगी, स्पेशली सवात रीजन में, केपी के रीजन में और पंजाब रीजन में। क्योंकि जवाब भी आजकल हो ये रहा है कि जैसे अपना फोन उठाते हैं ना, ये फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम नजर आता है, अच्छा ये दोस्त भी सवात गया हुआ है, ये स्कर्दू गया हुआ है, ये चित्राल गया हुआ है, तो बंदा कहते मैं क्यों नहीं जा रहा। लेकिन जो मौसम आप बता रहे हैं उसमें ये कि जिन्होंने इस हफ्ते जाना है वो अब अगले हफ्ते चल रहे हैं। मुझे ये भी बताएं जवाब। बिल्कुल वीकेंड से जो है वो बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, वीकेंड पे चले जाएं जिसने जाना है, जुम्मे को चला जाए, इतवार को आ जाए, अगली इतवार को आ जाए। अच्छा जवाब, मुझे ये बताएं अगर जरा हम पंजाब की बात कर लें, मैदानी इलाके, वहाँ का मौसम तो ऐसा कि दिन में सख्त धूप और रात को मूसलाधार बारिश। कुछ गुज़श्ता हफ्ता हमने देखा कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर जो थे वहाँ पे अच्छा खासा मौसम रहा, बड़ा अच्छा था। देखिए आप लाहौर की कनेक्टिविटी चेक करें जवाब भाई आप। तो ये अब मुझे बताएं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। जैसा भी रहे महक, आप कहीं नहीं जा रही। जवाब आप कह दें जैसा मर्जी आप नहीं जा रही, आप बताएं। देखिए ना जाए तो अच्छा है क्योंकि शदीद गर्मी जो है वो पंजाब में शुरू हो जाएगी दिन के टाइम में, और ऐसा फिलहाल बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है अगले 3 से 4 दिन को। अच्छा जवान, मैं फेसबुक पे भी पढ़ रही थी कि इस साल जो कराची में बारिशें होनी हैं जो हमने पिछले साल फेस की, वो पिछले साल से काफी ज्यादा हैं, वाकई ऐसा है? नहीं देखिए, पिछले साल से कंपेयरिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो अब तक जो मानसून सीजन नजर आ रहा है वो यही है कि नॉर्मल टू थोड़ी सी अबव नॉर्मल ही बारिशें रहेंगी, तकरीबन 110% 120% तक हम कह सकते हैं। लास्ट ईयर तो ये था कि हम इंतहाई अबव नॉर्मल चले गए थे, जिस तरह आप लोगों को 27 अगस्त याद होगा कि वो एक दिन में ही तकरीबन पूरे साल की जो है वो कराची ने बारिश देख ली थी। तो अगर उससे कंपेयर करें तो उससे तो काफी कम ही है, लेकिन ओवरऑल जो सीजन इंशाल्लाह नजर आ रहा है कि काफी अच्छी सीजन रहेगा। ठीक है, ओवरऑल सीजन अच्छा रहेगा। जवाब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। मौसम कैसा है, कैसा रहेगा, इससे मुतालिक हमसे गुफ्ते थे। आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने एक अफसोसनाक खबर से किया था, ढरकी ट्रेन हादसा, इसकी अपडेट भी आपको दे देते हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती साहब ने। अख्तर नवाज सती साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अब तक की क्या डिटेल्स गैदर कर पाए हैं आप? चूँकि 4 बजे ये हादसा होता है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें अब पाक फौज, रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स भी इस हवाले से मदद कर रहे हैं, क्या डिटेल्स गैदर कर पाए हैं सर? जी, ये बड़ा अफसोसनाक हादसा है, और अभी थोड़ी देर पहले मेरी वहाँ पे साइट पे बात हुई है, जो लोग हमारे काम कर रहे हैं उनके साथ। सर इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ तकरीबन 6 डेड बॉडीज हैं जो कि ट्रैप थे। अच्छा। और 3 से 4 लोग जो है जो ट्रैप थे उनको जो है वो निकालने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। ठीक, अच्छा सर, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, ये इत्तलात ये हैं कि बोगियाँ उतरी ट्रैक से और सामने आने वाली ट्रेन टकरा गई, कुछ वजूहात, क्योंकि जब हमने रेलवे हुकाम से बात करने की कोशिश की तो हमें वजूहात नहीं बताएंगे। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कुछ वजूहात अगर सामने आए और आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें। जी, इस वक्त तो हमारी पूरी कोशिश जो है वो लोगों को वहां से रेस्क्यू करना, जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की है, और ये वजूहात जो है ये बाद में मालूम कर ली जाएंगी। आई एम श्योर इसकी जब डिटेल सामने आएगी तो आपको पता चलेगा। ठीक सर, हेलीज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ पेशेंट्स को किसी और शहर में मुंतकिल किया जाए? चूँकि ज़ाहिर है ये आसपास के जो छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स हैं यहाँ तो मुंतकिल किया गया, बट जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए, कितने ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स थे जिन्हें यहाँ से इवैक्यूएट किया गया सर अब तक? जी देखिए, अगर ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली बड़े हॉस्पिटल्स में उनको शिफ्ट किया जाएगा, बट अभी तक जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक सिर्फ इनको पन्नू आकिल के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। ठीक, और सर अगर आप जख्मियों की तादाद अगर शेयर कर सकें कि कितनी तादाद में जख्मी जो हैं वो यहाँ पर थे जिन्हें अब हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है? जी, अभी तक कोई हतमी फिगर तो नहीं आई है, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक जो लोग यहाँ से इवैक्यूएट किए गए हैं, इंजर्ड लोग हैं, उनकी तादाद तकरीबन 100 के लगभग है। ठीक सर, क्या ट्रैक क्लियर हो चुका है या अभी इसमें वक्त लगेगा? जी, अभी तक ट्रैक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और उम्मीद है कि जल्द ट्रैक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई टाइम नहीं दे सकते सर इससे मुताल्लिक कि इतना वक्त और लग जाएगा कि ट्रैक क्लियर हो? जी, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ट्रैक क्लियर हो जाएगा।
ठीक है सर, चूंकि साथ मौजूद हैं आप, ये तो एक मामला, एक हादसा जिससे मुताल्लिक आप हमसे बात करते हैं, बट मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा सर। अभी इस टॉपिक से पहले हम बात कर रहे थे मानसून से मुताल्लिक, चूँकि ज़ाहिर आप इसको भी देख रहे हैं, डिज़ास्टर्स को देखते हैं, और लास्ट ईयर जो अगस्त की सिचुएशन थी कराची में वो दोबारा ना आए, इससे मुताल्लिक NDMA ने भी बहुत काम किया है, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो भी बहुत काम कर रही हैं। अगर शेयर कर पाएँ सर कि क्या हमारे पास इस वक्त इत्तलात हैं इस साल मानसून कितना सिवियर हो सकता है, क्या डिज़ास्टर्स हो सकते हैं जिसके लिए हम तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं? जी, आपको पता है कि आज ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ और इस वक्त हमारी तमाम तवज्जो जो है वो इस पे मरकूज है। मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में तमाम इसकी जो मालूमात है वो हम शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और ढहर की ट्रेन हादसा, इसके बाद जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे मुताल्लिक डिटेल्स शेयर कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती साहब, चेयरमैन NDMA हैं, और उनसे मुताल्लिक इस हादसे से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक क्लियर किया जाए, लेकिन हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता कि कब ट्रैक क्लियर किया जाएगा। इस वक्त जो फोकस है वो ये है कि जो जख्मी है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना है, और अभी पनवाकिल के अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे। फिलहाल किसी पेशेंट को वहां से किसी और शहर मुंतकिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा खेल और खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर फवाद अहमद कहते हैं कि PSL का शुमार दुनिया की बेहतरीन लीग्स में होता है। गैर मुल्की खिलाड़ी जब पाकिस्तान के बारे में उनसे पूछते हैं तो उन्हें नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती इंटरनेट पर दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। इंटरनेशनल खिलाड़ी PSL खेलना चाहते हैं। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर फवाद अहमद जो PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये PSL के बकिया मैचेस के लिए कितने ज़्यादा पुरजोश हैं। फवाद, करंटीना जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब खिलाड़ी को प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई है, तो कितना ज़्यादा पुरसुकून खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। इट्स बीन रियली गुड टू गो आउट इन द सन and it's been very hot, humid as well, very sweaty, but it's nice to especially because playing cricket for a long time, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम गेम है, तो it's good to be around the teammates। अच्छा, PSL के म्यार के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, बहुत सारे लोग इसकी बॉलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आपको PSL के अंदर क्या अट्रैक्शन दिखती है? ये गुड क्वालिटी क्रिकेट है इसी वजह से, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में तसलसल से होगी 2, 3, 4, 5 साल, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से कि 2-3 सालों में फिर ये डिफरेंट लीग होगी। सईद अजमल आपके साथ मौजूद हैं जो नंबर 1 T20 बॉलर भी रहे हैं, उनसे कितना सीख रहे हैं आप? वो अमेजिंग, सईद भाई टीम मीटिंग्स में हो या नेट्स में पीछे खड़े हों या डगआउट पे बैठे हो मैच के दौरान, he's great. First of all, he's amazing human। 2 दफ़ा की चैंपियन टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन गुज़िश्ता सीजन में प्लेऑफ मरहले से पहले ही बाहर हो गई थी, तो इस बार कैसी तैयारी है? डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट एनवायरनमेंट, दरमियान में ब्रेक भी आया, कुछ ओवरसीज प्लेयर ज़्यादातर रिप्लेस भी हुए, लेकिन लकीली हमारे पास रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हुई। जब आप वापस ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट खेलते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपसे पाकिस्तान के बारे में क्या पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं सिक्योरिटी के बारे में। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो स्लोली दे आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो पूछते हैं। जिस तरह कलम फर्गसन ने पूछा था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अभी लाहौर की तरफ से खेल रहे थे, उसने बिग बैश में मुझसे पूछा था कि यार क्या सूरत हाल है। मैं बताता हूँ कि यार ये टीम ऐसी थी, हमारा एनवायरनमेंट ऐसे था, लोग अच्छे थे, ओनर भी अच्छा है, इतना काम नहीं रखता, कप्तान भी अच्छा होता है, सपोर्ट करता है। इस तरह क्वेटा से खेला हूँ, सरफराज उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, हम जीते भी थे। सरफराज के बारे में आपने बात की, तो सरफराज को बतौर कप्तान आपने कैसा पाया? वो बहुत गुड थे कप्तानी में, वो मतलब लगता है गुस्सा ज़्यादा करते हैं लेकिन वो ऑनेस्ट था। वो ये नहीं चाहेगा कि वो नसीम के लिए या हसीन के लिए, वो दोनों उसी क्वेटा से पाकिस्तान के लिए हैं। जाहिद खेल गया, ये आजम खान पिक हुआ, वो एहसान अली पिक हुआ था, तो इसमीन के वो हेल्प कर रहा है। बिरयानी तो आपने ज़रूर खाई होगी, लेकिन बिरयानी के अलावा आपके पसंदीदा खाने कौन से हैं? मैं खुद बीफ बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैंने दोस्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बनाता रहता हूँ, कढ़ाई वगैरह। लेकिन हम ज़्यादा मतलब मैं नॉर्थ वेस्ट साइड से हूँ, KPK से, तो ज़्यादा मिर्चे वर्चे यूज़ नहीं करते। कराची लाहौर में थोड़ी मुश्किल होती है खानों में। पेट भी उसी तरह ऑस्ट्रेलियन है, काफ़ी ज़्यादा पेट ख़राब भी होती है पाकिस्तान आके, तो पता नहीं पानी का मसला होता है या खाने का, लेकिन
कोशिश करता हूँ कि डाइट का काफ़ी ख्याल रखूँ ताकि सेहत बरकरार रहे। पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह हैं जो आपकी फेवरेट हैं और उनको आप देखना चाहते हैं और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे? Northern areas, they are amazing क्योंकि they're like heaven on earth. I'm being telling to especially my all Australian and Victorian teammates over there as well. I show them on Google now. Luckily, we have the technology now, so I can show them on YouTube all the time. Honestly, every single time, I will just Google and northwest of Pakistan or northern areas of Pakistan and Skardu, Gilgit or Chitral or Dir or Swat in those areas. So they are amazing. They are beautiful. Final words आपसे लेंगे फवाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस जो हैं वो इस सीजन में इस्लामाबाद से क्या एक्सपेक्ट करें? We will try our best to bring back the trophy to home, third time, inshallah. So keep supporting us and we will try our best on the field as well. फवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समर टीवी को अपना वक्त दिया। और ये थे फवाद अहमद जिनका यही कहना था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम यंग ज़रूर है लेकिन वो पूरी सलाहियत रखते हैं कि वो PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी उठाएं। ये जी हुज़ैफ़ा ने स्पेशल इंटरव्यू किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आपसे इजाज़त लेंगे। कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई भाग कर जाएँ, वैक्सीन लगवा कर आएँ। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।